हेलो फ्रेंड्स, मैं विकास शर्मा। आज के हमारे नए गेस्ट हैं डॉक्टर अरुण चंदन जी, जिनके बारे में थोड़ा सा मैं बताना चाहूँगा पहले। सर चलते फिरते एनसाइक्लोपीडिया हैं, ना सिर्फ आयुर्वेदा के बारे में बल्कि विकास डेवलपमेंट, जिसके हम बात करते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट की आज जो बात हो रही है, आज जितनी भी चर्चाएँ हो रही हैं अलग अलग विषय पे लेकर, सर से हम उन सारे विषय पे बात करेंगे। सर से भी जानेंगे कि सर कोरोना काल कैसा रहा, उसके बाद क्या फ़र्क पड़ा आयुर्वेदा में। एंटरप्रेन्योरशिप एक विषय है आज के युग में, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। युवाओं में कैसे आ सकते हैं उसमें, और एआई का कैसे रोल है, ब्लॉकचेन हो गया, तो ये सारी कुछ मुद्दे हैं, उनमें हम बात करेंगे। स्वागत है सर आपका। थैंक यू विकास जी, बहुत धन्यवाद। सर पहले तो मैं ये चीज़ बताना चाहूँगा दर्शकों को। सर इस समय हिमाचल में जोगिंदरनगर में मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के एक पार्ट है जिसमें नेशनल मेडिसिन प्लांट बोर्ड है, उसमें सर रीजनल डायरेक्टर हैं जो कि 7 स्टेट सर संभाल रहे हैं अभी। तो अब सर से जानेंगे कि इसमें क्या रहता है, कितना काम रहता है, और क्या क्या सर के पास भार हैं रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। और स्वागत है सर आपका। थैंक यू विकास जी। आपने जैसे बोला, हम असल में आयुष मंत्रालय भारत सरकार के राष्ट्रीय औषध पादप बोर्ड, जो पूरे देश के औषधीय पौधों से संबंधित वन स्टॉप सॉल्यूशन है, जो औषधीय पौधों से संबंधित सभी मसलों को हल करने के लिए हस्तक्षेप रखता है, उनका सरोकार है। उसका एक उत्तर भारत के 7 राज्यों के लिए एक क्षेत्रीय केंद्र खुला है जोगिंदरनगर में। 2017 में खुला था। मैं उसमें काम करता हूँ अपनी टीम के साथ में, और उत्तर भारत में राष्ट्रीय औषध पादप बोर्ड के जो उद्देश्य हैं, जो मैंडेट है, हम उसे डिलीवर करने का, उसे पूरा करने का काम करते हैं। सर ये कौन कौन से स्टेट है, थोड़ा सा बता दें। पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, उत्तराखंड, हिमाचल, ये 7 राज्य हैं जो हमारे इसके अंतर्गत आते हैं। हमारे पूरे देश में अगर मैं बात करूं तो क्षेत्रीय केंद्र ऐसे 7 हैं जो पूरे देश को कवर करते हैं। इसमें सर एक बेसिक सा सवाल, इसमें काम कार्य क्या रहता है? जैसे मैंने आपको बताया कि जैसे आपने स्वयं कहा कि कोविड काल के बाद में अचानक से आयुर्वेद के लिए संजीवनी का काम हुआ। तो अगर मैं औषधीय पौधों की बात करूं तो हम तो ऐसा सोच रहे थे कि ये जो ग्रोथ हो रही है, ये लगभग 7% इसका जो डिमांड है वो बढ़ रही है, लेकिन कोविड ने इसको कई गुना कर दिया। लगभग ये 30% से ज़्यादा हो गई है। हमारा काम है, जैसे मैंने कहा, सिंगल स्टॉप सॉल्यूशन, यानी एक ऐसा स्थान है, वो जितने हितग्राही है, जितने स्टेक होल्डर हैं मेडिसिनल प्लांट से संबंधित, चाहे वो किसान हैं, चाहे जड़ी बूटी इकट्ठे करने वाले लोग हैं, चाहे वो उद्योग जगत के लोग हैं, एकेडमिशियन हैं, ट्रेडिशनल हीलर्स हैं, कोई भी स्टेक होल्डर जो औषधीय पौधों से संबंधित हैं, उनके जितने मुद्दे हैं वो सब हमारे सरोकार हैं। उस विषय में क्या चिंताएं हैं, क्या समस्याएं हैं, कैसे उनका हल हो सकता है, क्या क्या उन गैप्स को भरने के लिए किया जा सकता है, यानी कुल मिला के मैं कहूँ तो जो मूल्य श्रृंखला है, जिसे हम सप्लाई चेन बोलते हैं, जो मेडिसिनल प्लांट सेक्टर की पूरी सप्लाई चेन है, उसके गैप्स को जानना, रिसर्च करना, पढ़ना, उसके बाद में उनके हल के लिए लोगों को हेल्प करना, फैसिलिटेट करना, यही हमारे सेंटर का मुख्य उद्देश्य है। और पिछले 7 वर्षों से हम बहुत ही संजीदगी के साथ, बहुत ही शिद्दत के साथ हम इन गैप्स को समझने में सफल हुए हैं। और मुझे गौरव है ये कहते हुए कि हमने इस मूल्य श्रृंखला को बहुत वैज्ञानिक तरीके से डिफाइन किया है, और इनके जो गैप्स हैं इनके अंदर, उनको हल कैसे करना है। ऐसा नहीं है उसमें हमने कुछ नया किया, लेकिन जो लोग कुछ प्रयास कर रहे हैं, हमने उनको समझने की कोशिश की, उनके केस स्टडीज़ को ढूंढा, और सस्टेनेबल तरीके से औषधीय पौधों के संरक्षण संवर्धन को आगे बढ़ाने के लिए हम योगदान कर रहे हैं। इससे मैं अभी के बात कर रहे हैं मैं इससे पहले का आपका जो सफ़र रहा, आप कैसे यहाँ तक पहुँचे, मैं वो थोड़ा सा खुद के लिए भी और बाकी लोगों के लिए भी, क्योंकि ऐसा सफ़र क्या रहा आपका क्योंकि आप बीच बीच में जो सफ़र है, मान लीजिए आपका एजुकेशन है या अलग अलग सेक्टर्स में आपने जॉब भी की हुई है, आपको कॉर्पोरेट का भी एक्सपीरियंस है, प्राइवेट का एक्सपीरियंस है, और गवर्नमेंट का भी आपको पता है, तो वो कैसे आए आप इस? हाँ, ये लंबी कहानी है विकास जी, शायद आज इस आपके इस चर्चा में पूरा कर पाए मैं नहीं कह सकता। हाँ, ये ज़रूर है, मैं मूलतः एक आयुर्वेद चिकित्सक हूँ और मैं ऐसे परिवार से आता हूँ। मेरे पिताजी
आयुर्वेद में थे और मेरे दादाजी आयुर्वेद और कर्म कांड में बहुत विख्यात थे। एक आयुर्वेद परिवार में आने के कारण मेरा भी 1990 में मेरी डिग्री पूरी है, मेरे पत्नी भी इसी उसमें है, वो भी आयुर्वेद चिकित्सक हैं, तो परिवार में एक आयुर्वेद का माहौल था। लेकिन 1990 के आसपास जब हमने पास आउट किया तो हमें कांगड़ा जिले के दूर दराज में काम करने का मौका मिला और इसी दौरान कुछ ऐसी फेलोशिप्स मिली कि अपने प्रदेश से बाहर जाके, खास करके दक्षिण भारत में जाके काम करने का मौका मिला। तो 2-3 बातों के ऊपर जो समझ बनी वो ये थी कि एक तो ये जो आयुर्वेद है, असल में एक समझ में ये आया कि आयुर्वेद इज़ इनग्रेन्ड इन द कल्चर ऑफ द पीपल। हमें ये लगता है कि जो आयुर्वेद है ये लोगों के जीवन का अभिन्न अंग है, संस्कृति का हिस्सा है, ये समझ आया। और दूसरा, क्योंकि पारिवारिक पृष्ठभूमि के होने के कारण एक बात तो ये समझ आई कि अगर जीवन में कुछ करना है चिकित्सक होने के नाते, तो हमें विशुद्ध आयुर्वेद के आधार पर करना है। तो जब हमने मुद्दों को समझना शुरू किया, उसके बाद हमने लगभग 1990 में ही अपनी एक संस्था का गठन किया, उसके माध्यम से दूरस्थ चंगर इलाके में काम शुरू किया। हमें समझ आया कि लोगों की स्वास्थ्य जो है वो प्राथमिकता नहीं है। हमें लगा कि गरीबी, प्राकृतिक संसाधनों से संबंधित चिंताएं, पीने का पानी, ये सब कुछ मसले हैं जिन पे महिलाओं की खास करके चिंता है। तो हमने उनका चिंतन करते हुए लोगों की प्राथमिकताओं के आधार पे उन मुद्दों को समझने की कोशिश की और उसके लिए छोटे छोटे हमने सोल्यूशन निकालने शुरू किए। उसके बाद इस विकास की जो एक आप कह सकते हैं विशेष साइकिल है असल में, जो उसको समझने के बाद में थोड़ा जब एक अवसर मिला नॉर्वेजियंस के साथ काम करने के लिए, हिमाचल प्रदेश सरकार के साथ, फिर उसके बाद दिल्ली में वॉलंटरी हेल्थ एसोसिएशन ऑफ इंडिया में काम किया। वहाँ पूरे देश की स्वास्थ्य समस्याओं को समझा और ख़ास करके पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों का क्या योगदान हो सकता है वो थोड़ा बड़े स्तर पे समझने का मौका मिला और उसमें किस तरह से योगदान किया जा सकता है। ये सब करते, यात्रा करते कराते लगभग 10 वर्षों तक विकास के डेवलपमेंट सेक्टर में काम किया। उसमें करने के बाद में 1999 में 2000 में हिमाचल प्रदेश सरकार की सेवाओं में शामिल हुए। तो इसके पहले देश ही नहीं, दुनिया के कुछ देशों में जाके चीज़ों को समझने का भी मौका मिला और अपने देश की और अपने सिस्टम की स्ट्रेंथ को भी जानने का मौका मिला। फिर ये समझ में आया कि आयुर्वेद अगर करना है तो हमें प्राकृतिक संसाधन, खास करके जो औषधीय पौधे हैं, उनको उनकी सस्टेनेबिलिटी के साथ साथ उनकी जो निरंतरता है, उनकी जो सततता है, उसको समझना बहुत ज़रूरी होगा। पता चला कि बहुत से पौधे हैं जो ज़्यादा दोहन करने के कारण RET कैटेगरी में रेयर एंडेंजर्ड हो गए हैं, उसकी तरफ ध्यान देने की ज़रूरत है। आयुर्वेद में देखा कि बहुत सारे जो जड़ें हैं, मूल हैं, उनका उपयोग होता है। तो किस तरह से पर्यावरण मित्र प्रक्रियाएं अपनाई जाएं। उसके बाद फिर सरकार में यात्रा शुरू हुई। उसके बाद 2009 तक सरकार में अलग अलग इलाकों में काम करने के बाद फिर एक जर्मन फाउंडेशन के साथ मौका मिला काम करने का। सरकार से छुट्टी लेके मैं वहाँ गया। उसके बाद वापस आने के बाद जब समझ विकसित हुई, अपनी भूमिका, अपने सिस्टम की भूमिका, लोक स्वास्थ्य परंपराओं की जो गहराई है उसको समझा, औषधीय पौधों की भूमिका को समझा, तब समझ में आया कि अब कुछ बड़ा करना चाहिए, कुछ प्रदेश के हित की बात करनी चाहिए जिसमें कि सारे हितग्राही, सारे स्टेक होल्डर्स को शामिल किया जा सके। उसके बाद एक अवसर आया भारत सरकार के राष्ट्रीय औषध पादप बोर्ड का, तो विभाग से जाकर के हमने इस प्रक्रिया में हम शामिल हुए और 2017 में मुझे ये दायित्व मिला कि मैं उत्तर भारत के राज्यों के लिए इस केंद्र को चलाऊं और धीरे धीरे टीम के साथ काम करते हुए, जनता, सारे स्टेक होल्डर्स के साथ काम करते करते आज हम इस स्तर तक पहुंचे हैं। विकास का आपने सवाल किया कि डेवलपमेंट सेक्टर के, तो मैं कुछ चीज़ें मैं खुद अपनी तरफ से आपको बताना चाहता हूं कि देखिए क्या है कि सबसे पहले मुझे जो लगता है, मैं हमेशा कहता हूं कि देखिए जो लोगों का जो ज्ञान है, असल जो ज्ञान, जैसे मैंने कहा कि आयुर्वेदा इज एक्चुअली इनग्रेन्ड इन द कल्चर ऑफ द पीपल। क्यों है ये? क्योंकि दूर दराज होने के कारण, स्वास्थ्य सुविधाएं ना होने के कारण लोग अपने दादी नानी के नुस्खों पे और पारंपरिक चिकित्सकों के ज्ञान पे, जड़ी बूटी के नॉलेज पे आधारित हैं। अगर मैं इस विषय को और गहराई से बात करूं, मैं इसे लोक आयुर्वेद कहता हूं। जो आयुर्वेद का अलिखित पार्ट है, अनरिटन पार्ट है, जो जनरेशन टू जनरेशन पास हो रहा है, मैं उसे लोक आयुर्वेद की परिभाषा में लेके आता हूं, क्योंकि ये लोगों का ज्ञान है।
और ये असल में आयुर्वेद है। अगर मैं आपको आयुर्वेद के ग्रंथों की तरफ लेके चलता हूँ, मैं आपको एक श्लोक बताता हूँ जिसमें कहा गया है यस्य देशस्य यो जंतु तज्जम तस्य औषधमिता। उसमें कहा गया है कि जो व्यक्ति जहाँ जन्म लेता है उस व्यक्ति को होने वाली बीमारियाँ, उनका जो हल है वो आसपास यानी उसके 10 कोस की दूरी के अंदर ही मिल जाएगा। अगर हम फ्लोरा को देखते हैं, अगर हम पारंपरिक चिकित्सकों के ज्ञान का वैज्ञानिक रूप से विश्लेषण करते हैं तो लगभग 60 से 70% बीमारियों का इलाज नहीं संभव आसपास। ये इग्नोर हुआ है। यदि आप देखें आज भी जो किसी भी गांव के लिए, किसी भी लोकल पंचायत के लिए अगर डिजीज प्रोफाइल का डिसीजन जब होता है कि यहाँ कौन कौन सी बीमारियां होती हैं, मैं आज भी मानता हूँ उसमें बहुत बड़ा गैप है डाटा कलेक्शन का, डायग्नोसिस की प्रक्रियाओं में बहुत बड़ा गैप है। और जब दवाई का सिलेक्शन जब किया जाता है उसमें जो मौलिक रूप से जो न्यूनतम औषधियों की ज़रूरत है वो भी उपलब्ध नहीं होती। तो इसलिए मुड़ के हमें जाना इसलिए पड़ता है कि ये हमारा जो पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों का तरीका था वो वैज्ञानिक है, उसी तरफ हमें देखना चाहिए। तो ये सब चीज़ों को चलते चलते आज, जैसे आज हम नेशनल मेडिसिनल प्लांट बोर्ड में काम कर रहे हैं, हम प्राइमरली इंडस्ट्री के लिए काम करते हैं। क्योंकि इस बोर्ड का गठन क्यों हुआ था कि रॉ मटेरियल इन 10,000 और जो इंडस्ट्रीज हैं देश के अंदर आयुष सिस्टम की, उनको रॉ मटेरियल नहीं मिल रहा है। सरकार की चिंता थी कि उनको रॉ मटेरियल 2000 में इस बोर्ड का गठन हुआ। लेकिन अब हमें काम करते करते पता चला कि दूरस्थ हिमालय के अलग अलग पहाड़ी क्षेत्रों में, प्लेन्स में, उत्तर प्रदेश में जाकर मैं देखता हूँ, मुझे 2 चीज़ों का बहुत हैरानी होती है। मुझे उत्तर प्रदेश में दिखता है कि आज भी पारंपरिक ज्ञान बहुत मजबूत है जी। वो लोगों की गरीबी के कारण हो सकता है, रिसोर्स पे पकड़ ना होने के कारण हो सकता है, लेकिन मुझे उसमें बहुत वैज्ञानिकता दिखी। मुझे बहुत आश्चर्य हुआ, बहुत रिसेंटली पंजाब के अमृतसर, गुरदासपुर, होशियारपुर, पठानकोट जिलों में पारंपरिक वैद्यों का 94 वर्ष पुराना एक संगठन मिला मुझे जी, पंजाब में पंजाब वैद्य मंडल, जिसमें कि हजारों की संख्या में वो पारंपरिक चिकित्सक हैं जो बहुत ही अच्छे तरीके से, वैज्ञानिक तरीके से लोगों की ज़रूरत के अनुसार चिकित्सा कर रहे हैं। वो अलग बात है कि आज के नियमों के तहत उनको नकार दिया गया है या उनको प्रैक्टिस नहीं करने दी जाती है। हालांकि पूरे देश में एक ऐसा इकोसिस्टम बन गया है कि ऐसे कोई भी ट्रेडिशनल हीलर्स, ऐसे नॉलेज होल्डर जो आउटस्टैंडिंग नॉलेज वाले हैं, उन व्यक्तियों को प्रमाणीकरण करने की प्रक्रिया प्लेस में है। यानी आप उनकी पहचान करिए, उनका प्रोलेखन डॉक्यूमेंटेशन करिए, डॉक्यूमेंटेशन के बाद में उनका वैलिडेशन करिए। वैलिडेशन 2-3 तरीके से हो सकता है। आज कोई भी चीज़ इस देश में देखी जाती है तो देखा जाता है क्लिनिकल ट्रायल नहीं है, उसका क्लिनिकल ट्रायल होना चाहिए। लेकिन उनके पास जो ज्ञान है वो असल में, जैसे मैंने कहा, लोक आयुर्वेद है। वो ज्ञान आयुर्वेद के जितने भी पुराने ग्रंथ है, पारंपरिक ग्रंथ है, उनमें वर्णित है। अगर वो ज्ञान वहाँ मिलता है, उस ज्ञान को वैलिडेटेड समझा जाना चाहिए। तो ऐसा इस देश के अंदर क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के माध्यम से साउथ में, दक्षिण भारत में कुछ राज्यों में ये प्रक्रिया शुरू हुई है। आने वाले समय में मेरी भी इच्छा रहेगी कि हम उत्तर भारत में इस प्रक्रिया को शुरू करें। वो वैलिडेशन करने के बाद, देखिए आज रिसर्च की प्राथमिकता कैसे तय होती है। प्रोफेसर स्टूडेंट को, MSc PhD वाले को टॉपिक कैसे देता है। होना तो ये चाहिए कि समाज का चैलेंज आना चाहिए, समाज की चुनौतियों को रिसर्च में बनाना चाहिए। मैं हमेशा हर फ्रंट पे जाता हूँ, IITs में, जब दूसरे संस्थानों में, मैं हमेशा बात करता हूँ कि क्या हम समाज में आ रही चुनौतियों को पूरा करने के लिए तैयार हैं। लेकिन नहीं, मैं समझता हूँ कि ये जो पारंपरिक चिकित्सकों का जो ज्ञान है, मैं सिर्फ चिकित्सा पे फोकस नहीं कर रहा हूँ। मैं कहता हूँ कि नेचुरल रिसोर्सेज के अंदर पानी की तकनीक हो सकती है, पेस्ट मैनेजमेंट हो सकता है, खेती करने के अनोखे तरीके हो सकते हैं। उन सब में हमें जो चैलेंजेस और जो नॉलेज निकल के आता है वो हमारा MSc और PhD स्टूडेंट्स की प्राथमिकता होनी चाहिए, उसको वैलिडेट करने की। आज हमारी सारी यात्रा वैज्ञानिक जो है वो या तो पेपर छापने तक सीमित है या वो पेटेंट करवाने तक शामिल है। लेकिन कितने पेटेंट भारतीय वैज्ञानिकों के प्रोडक्ट में शिफ्ट हुए हैं, बदले हैं, ये बहुत बड़ा प्रश्न है। लेकिन यहाँ पर पारंपरिक इसके चिकित्सक कह लीजिए या जो जितने ट्रेडिशनल नॉलेज होल्डर हैं, उनका जो ज्ञान है वो अपने आप में प्रोडक्ट है। तो क्या हम वैज्ञानिक विश्लेषण करके उनके प्रोडक्ट्स बना के मार्केट में नहीं उठा सकते? सर, कोरोना के बाद ये प्रोडक्ट आए हैं सामने, काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स आए हैं। देखिए, मैं यहाँ आपको ये बात कहना चाहता हूँ, कोरोना के बाद में 2-3 चीज़ें हुई हैं। एक तो जैसे आपने सही कहा कि क्या प्रोडक्ट आए हैं। अब आप देख लीजिए कितने तरह के काढ़े, कितने तरह के बिवरेजेस, कितने तरह के फूड प्रोडक्ट इंटरनेट पे बिक रहे हैं जी। ये अलग बात है, इस समय चर्चा का विषय नहीं है कि क्या उसमें आयुर्वेद चिकित्सक कुछ कर रहा है कि नहीं कर रहा है। लेकिन
कितने सारे नॉन आयुर्वेदा के लोग हैं जिन्होंने उन काढ़ों को जो पारंपरिक ज्ञान से निकले हैं, आयुष ने प्रमोट किया उनको, लेकिन अदरवाइज ऑल्सो लोगों ने उन पे बहुत बड़ा बिजनेस खड़ा किया है। मैं अगर उसके फिगर की चर्चा करूं तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी, लेकिन इसी तरह से मैं पिछले लगभग 1 साल के अंदर जो देश के नहीं दुनिया के जो बड़े फूड से संबंधित जर्नल्स हैं, आहार से संबंधित जर्नल हैं, मैं उनका यहाँ रेफरेंस देना चाहूँगा कि उनमें इस तरह के पेपर छपे हैं जिसमें ये तुलना की गई है कि भारत में कोविड से मौतें कम क्यों हुई जी, तुलना में अमेरिका और यूरोप के। तो ये सबसे मोटे तौर पे निकल के आया कि भाई ये इंडियन लोगों का फूड था, कुलिनरी हर्ब्स थी, उसके साथ साथ हमारे मसाले थे। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जितने हमारी रॉ मटेरियल है हर्ब्स का, उनमें से 48% हम मसाले उपयोग करते हैं। काली मिर्च, हल्दी सबको पता है, ये सब मसाले हैं, लेकिन आयुर्वेदिक औषधियाँ भी हैं, उनके ये इंग्रेडिएंट भी हैं। तो वो जितना दुनिया को ये समझ में आ गया, अब हल्दी अमेरिका नहीं खाता था, लेकिन आज हमारी हल्दी में करकुमिन के कारण एक बहुत बड़ी डिमांड निकल के आई। तो इस समय में हमारी क्रूड हर्ब्स की डिमांड बहुत बढ़ गई है, लेकिन हमारे सामने चुनौती है। चुनौती मैं वही बात करना हम पूरा नहीं कर पा रहे। क्वालिटी एक चीज़, क्वालिटी बहुत बड़ा चुनौती है। कोई भी विदेशी खरीदना चाहता है, कोई भी बड़ी कंपनी खरीदना चाहती है, ट्रेसेबिलिटी ढूंढ रही है, उसको जानना है कहाँ से आ रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अमेरिका में कुछ समय पहले जब डॉक्टर्स को ये पता चला कि इंडियन हिमालय से कुटकी नाम का जो प्लांट है, जिसे पिक्रोराइजा कुरुआ बोलते हैं, ये जंगलों से निकलता है, इसकी स्मगलिंग हो रही है और ये RET की इसमें एंडेंजर्ड लिस्ट में है, और हालांकि कानूनी रूप से इसका एक्सपोर्ट बैंड है, लेकिन गैस्ट्रो के स्पेशलिस्ट डॉक्टर जो लिवर में इसका उपयोग कर रहे थे, उन्होंने इस प्लांट को उपयोग करने से मना कर दिया। यहाँ पर नेशनल मेडिसिनल प्लांट्स बोर्ड ने इसकी कोशिश की, बहुत सारे प्रोजेक्ट आए, इसकी खेती को इंट्रोड्यूस किया गया। अब इसको लीगल प्रिक्योरमेंट सर्टिफिकेट के बाद में विदेशों में भेजा जा सकता है और अब इसके प्रोडक्ट्स मार्केट में आ रहे हैं। तो ये एक उदाहरण है। डिमांड के साथ में ट्रेसेबिलिटी और क्वालिटी दो बहुत चिंताजनक विषय हैं। दूसरा ये भी है कि हर एक देश के जड़ी बूटियों से संबंधित मानक अलग, स्टैंडर्ड्स अलग है। हमारे देश में अभी तक हम मेटल कंटेंट, एफ्लाटॉक्सिन्स, पेस्टिसाइड रेजिड्यूज, माइक्रोबियल कंटेमिनेशन, 4 मेजर पैरामीटर जिनको हम नहीं देख पा रहे हैं अभी तक, यानी चलता है टाइप का एटीट्यूड है। लेकिन ये चीज़ अब यूरोप में, अमेरिका में, दूसरे देशों में आपको बहुत स्ट्रिक्टली करना पड़ेगा। तो इसलिए ये चुनौती है, आपने ठीक कहा, ये बहुत बड़ी चुनौती है हमारे सामने कि हम इस समय में रॉ मटेरियल हमारा इस टेस्ट से पास नहीं हो पा रहा है, या हमारे पास उपलब्ध नहीं है। हमारे पास वैज्ञानिक तरीके से खेती के बाद में बहुत बड़े वॉल्यूम में रॉ मटेरियल पैदा करने के लिए हमें वक्त लगेगा, समय लगेगा, जिसके लिए निरंतर प्रयास चल रहे हैं। एक और चीज़ आती है सर, शिफ्टिंग की तरफ जा रहे हैं या खेती की तरफ, तो किसानों को किस किस चीज़ों को ध्यान रखना चाहिए, या इनकम बढ़ जा सकती है जो अगर मेडिसिन प्लांट ग्रो करे वो लोग, तो कैसे कैसे वो लोग अपनी इनकम बढ़ा सकते हैं? या कई बार ऐसा भी होता है कि बीज कोई और मंगाया था और कोई और आ गया, ये भी एक धोखाधड़ी वाला सिस्टम भी सुनने में आते हैं लोगों से। देखिए 2-3 मसले हैं इसमें, जो मैं एक एक करके आपको बताऊंगा। जी देखिए, सबसे पहले तो आपने कहा कि किसान इच्छुक हैं खेती के लिए। जी मैं आपको बताना चाहता हूं कि टोटल जो हमारे रॉ मटेरियल की डिमांड है इसमें, जो 2014 के बाद का जो सारा सिलसिला है, लगभग 6 लाख मीट्रिक टन है, और 250 के करीब ऐसे स्पीशीज़ हैं जो हमारे इस समय में हाई डिमांड ट्रेड में हैं। 2500 ऐसे पौधे हैं जो भारतीय चिकित्सा पद्धतियों के रॉ मटेरियल में उपयोग होते हैं। अब किसान, अगर मैं बात करूं तो लगभग इस समय 22 से लेकर के 30% तक टोटल डिमांड जो है, उसमें से 22 से 30 के बीच में ही अब हम खेती से पूरी कर पा रहे। करीब करीब 55 से 60 प्रजातियां हैं औषधीय पौधों की जिनकी खेती संभव हो पा रही है लार्ज स्केल पे। अब ये चुनौती को पूरा कैसे किया जाए? आपने कहा कि इसको एक जो खेती में जो विविधता की बात हो रही है, डाइवर्सिफिकेशन की बात हो रही है, 2-3 चीजें हैं। किसान क्यों करेगा खेती? किसान क्यों खेती करने आएगा? पहली बात तो उसको रिटर्न अच्छा मिलेगा। तो एक बात सत्य है कि जितनी भी जड़ी बूटियां हैं, अगर हम उनका वैज्ञानिक तरीके से खेती करते हैं तो उनका जो रिटर्न है, कॉस्ट इनकम है, वो जनरली ऑन एन एवरेज हमारी जो पारंपरिक खेती की फसलें हैं, राइस और जो गेहूं के, उससे दुगना आता है। ठीक है, यहाँ पेशेंस चाहिए, यहाँ आपको मार्केट से लिंक होना पड़ेगा, किसान के साथ टेक्निक भी चाहिए, टेक्नोलॉजी चाहिए, आपको एग्रो टेक्नोलॉजी चाहिए,
ऐसा नहीं है, सरकार ने काम किया है। नेशनल मेडिसिनल प्लांट बोर्ड ने 106 प्रजातियां हैं जिनकी बहुत डिमांड है, उनकी कृषि तकनीकों को विकसित कर दिया। देश के अंदर ICAR, हमारे CCRAS और दूसरे ऐसे नेटवर्क हैं वैज्ञानिक संस्थानों के जिन्होंने उन्नत किस्में भी विकसित की है। उन उन्नत किस्मों के साथ में आप विशेष रूप से उनकी खेती करके आप उद्योग जगत को दे सकते हैं, आप अच्छी आमदन कमा सकते हैं। चुनौती क्या है? हमारे देश के अंदर जो क्वालिटी प्लांटिंग मटेरियल है, नर्सरी वाला जो एलिमेंट है इसके अंदर, उसका कोई अभी तक कंट्रोल्ड मैकेनिज्म नहीं है। कहने के लिए कि आपने मेरे को बीज बेचा, वो बीज दिया आपने शतावरी का था, लग गया उसमें नींबू, है ना, अब आपने दिया था तो मैं आपके के ऊपर क्या कार्रवाई कर सकता हूँ? इसमें अभी तक थोड़े संशय है। सरकार की तरफ से कार्य चल रहा है। बहुत शॉर्टली इस विषय में काफ़ी बड़ा सिस्टम तैयारी में बैठेगा, जिसमें कि किसानों को सही तरह के बीज, सही तरह की पौध उपलब्ध हो जाए। अभी तक क्या हो रहा है कि ज़्यादातर काम क्योंकि जंगलों से एक्सट्रैक्शन होती है, तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अंदर ही नर्सरीज का प्रक्रिया चल रही थी। तो नर्सरियों में हम 2 तरह की टर्म यूज करते हैं, जीनोटाइप और कीमोटाइप। तो यानी गुणवत्ता युक्त जितनी सामग्री आनी है, उस सामग्री की उपलब्धि कैसे हो, है ना, तो ये व्यवस्था बन रही है। किसानों को ठगने के भी काफ़ी सारे इंसिडेंट्स हुए हैं, क्योंकि सबसे बड़ी चुनौती क्या है? किसान खेती करेगा तो क्या उसका कोई बायर है? तो हमारा कार्यालय भी, हमारा राष्ट्रीय कार्यालय भी, हम ये कोशिश कर रहे हैं कि बायबैक मैकेनिज्म स्टैब्लिश हो, उद्योग जगत के संगठन सामने आए, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की प्रक्रिया इस देश के अंदर लागू हो, ताकि किसानों को उन्नत वो मिले। क्योंकि इसमें किसान हमेशा क्या चाहते हैं? देखिए, इसमें पंजाब हरियाणा के किसान हमारे बड़े स्तर पे कार्य करते हैं, खेती में पूरे ग्रीन रेवोल्यूशन में इनका योगदान रहा है। तो खेती अगर जड़ी बूटी की भी बड़े स्तर पे होनी है तो यहीं से होनी है। तो यहाँ पर जो मसले चल रहे हैं वो है MSP की। हर आदमी मिनिमम सपोर्ट प्राइस चाहता है। औषधियों में अगर मिनिमम सपोर्ट प्राइस तय करते हैं, किसान को नुकसान भी हो सकता है। हम इसमें जो वकालत कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि MSP वर्सेस MSP, हम कहते हैं मिनिमम नहीं, मैक्सिमम सेलिंग प्राइस होना चाहिए। और हम दूसरी बात ये कहते हैं कि हर किसान के लिए वैज्ञानिकों का ये दायित्व बनता है कि वो मल्टी लोकेशन ट्रायल लगाएं और गुणवत्ता युक्त बीज और रोपण सामग्री देने के बाद एश्योर्ड क्रॉप प्राइस को तय करें। किसान को इतना पैसा मिलना चाहिए भैया। मैं वही बात होती है सर, वैज्ञानिक ने छोटी सी 1 स्क्वायर मीटर पे एक्सपेरिमेंट किया हुआ है, लेकिन जब फील्ड में या मैंने वही आपको बात दी कि अब हमें फील्ड पे मल्टी लोकेशन ट्रायल के बाद में ये चीज़ें तय करनी पड़ेंगी कि उनका क्या है। और फिर मैं बोलता हूँ कि उसके लिए मैक्सिमम सेलिंग प्राइस तय होना चाहिए, यानी उसके प्रोडक्ट की क्वालिटी। यानी देखिए, हमारे देश में क्या व्यवस्था है कि हम कलेक्शन सेंटर बना रहे हैं। हम कहते हैं कि कलेक्शन सेंटर के स्तर पे ही क्वालिटी की जांच हो जाए और उसके बाद किसान को उसका मूल्य जो है वो जितनी राष्ट्रीय योजनाएं हैं उनके तहत उनको मिल जाए। अब इंटरेस्टिंग है कि अभी हम प्रयास कर रहे हैं कि औषधीय पौधों को कृषि उपज घोषित किया जाए, ताकि इनको सारे की सारी व्यवस्था मिल जाए। हालांकि इस देश के अंदर माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये जो हमारा राष्ट्रीय कृषि विकास योजना है, उसके अंतर्गत उन्होंने जड़ी बूटी की खेती और औषधीय सघन पौधों की खेती को शामिल कर दिया है। उससे काफ़ी सारे फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी के संगठन या दूसरे उनको काफ़ी बड़े स्तर पे फायदा हो भी रहा है। लेकिन धीरे धीरे ये चीज़ें जो हैं इस शेप में आएंगी तो किसान के लिए ये फायदे की बात निश्चित रूप से होगी। एक और चीज़ है सर कि अगर प्राइमरी प्रोसेसिंग सेंटर अगर लग जाए तो आउटपुट प्रोडक्ट के ज़्यादा अच्छे से आ सकते हो। बिल्कुल सही कहा आपने। हम इस बात की भी वकालत करते हैं कि क्योंकि मेरी ये व्यक्तिगत मान्यता है कि किसान को शायद उद्योग जगत उतना प्राइस दे पाए जिसके लिए वो डिजर्व करता है, जितना प्राइस उसको मिलना चाहिए। क्योंकि उद्योग जगत हमेशा सोचेगा, इंडस्ट्री सोचेगी सस्ता मिलना चाहिए, किसान सोचेगा महंगा मिलना चाहिए। अब ये महंगे सस्ते की जो बीच की बात है, मैं जिससे लड़ाई बोलता हूँ, अब इसे कौन हल करेगा? क्या ये सरकार हल करेगी? क्या ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हल करेगी? क्योंकि किसान भी चाहता है कि अगर बाजार में रेट किसी आइटम का, कोई समय था कि शतावरी 2000 रुपये किलो बिक रही थी, तो क्या किसान उसको 200 रुपये किलो में बेचे? तो ये जो द्वंद्व है दोनों के बीच में, इसको हल करने के लिए हम बोलते हैं कि एंड टू एंड सोल्यूशन करते हैं। एंड टू एंड का मतलब ये, इस धारणा पे चलते हुए मैं ये बोलता हूँ कि भाई किसान को उचित मूल्य जो है वो उसके मूल्य संवर्धन से ही हो सकता है। जैसे आपने कहा कि हम वैल्यू एडिशन एट द सोर्स करते हैं, उसको या तो पाउडर बनाते हैं या उसका कोई प्रोडक्ट बनाते हैं। तो प्रोडक्ट बना के अगर उसको मार्केट में लेके आया जाए तब किसान उसका अच्छा कमा सकता है। देखिए, एक बात बड़ी इंटरेस्टिंग है कि मैं पहाड़ों की बात करूं या
इवन पंजाब हरियाणा को थोड़ी देर के छोड़ दें हम लोग, अगर बाकी राज्यों की बात करें तो यहाँ पर हमारे जो किसान हैं उनकी लैंड होल्डिंग कम है जी। हमारे मध्यम वर्गीय या फिर जो मार्जिनल छोटे किसान हैं, सीमांत किसान हैं हमारे, अब उन किसानों के पास में ज़मीन कम है। अब वो किसान compete नहीं कर सकता जिसके पास में 10 एकड़ 20 एकड़ है, उसको मार पड़ती है वहाँ पर। तो इसलिए यहाँ पर छोटी ज़मीन में हाई वैल्यू क्रॉप्स लानी पड़ेंगी। हम हमेशा वही सोचते हैं कि उसमें किसान किस तरह से लाभ ले। हाई वैल्यू क्रॉप्स कौन कौन सी सर? वो थोड़ा हाई वैल्यू क्रॉप्स में जिनकी डिमांड मार्केट में अच्छी है। देखिए क्रॉप्स में भी यहाँ पे बहुत सारे चैलेंजेस है। आपको शॉर्ट टर्म क्रॉप्स देखनी है, 3 महीने वाली देखनी है, 6 महीने वाली देखनी है, 1 साल वाली देखनी है, 2 साल वाली। ये पूरा एक साइकिल है कृषि का। अब कहने के लिए 3 महीने में तुलसी उगाई जा सकती है, कहने के लिए 90 से 120 दिन में अश्वगंधा उगाया जा सकता है। अब लोग जो है वो केसर भी कर रहे हैं कमरे के अंदर, वो 3 लाख 10 स्क्वायर मीटर के कमरे से वो भी निकाल रहे हैं। तो यहाँ पर भी बहुत सारी सर्पगंधा है, बहुत सारी ऐसी फसलें हैं जिनमें से अच्छी आमदन आ सकती है। लेकिन अगेन मैं वापस आता हूँ कि हमें एंड टू एंड सोल्यूशन का सोचना है। हमें किसान को एम्पावर करना होगा कि वो अपने खेत पे ही उसको प्रोसेस करे, वैल्यू ऐड करे। यहाँ पे प्राइमरी प्रोसेसिंग, वैल्यू एडिशन 2 बातें हैं। मैं आपको फिर वापस लेके आता हूँ। माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2022 में जून में जब वो लेकर के आए विश्व स्वास्थ्य संगठन का ट्रेडिशनल मेडिसिन का सेंटर गुजरात में, गांधीनगर में और जामनगर में, उस समय में उन्होंने एक नई लाइसेंस कैटेगरी घोषित की FSSAI के अंदर, आयुर्वेदिक आहार। अब आयुर्वेदिक आहार एक वो कैटेगरी है जिसमें हम किसान को एम्पावर कर सकते हैं, उसको हम समृद्ध सुदृढ़ कर सकते हैं। क्योंकि कोविड के बाद की सिचुएशन में हर आदमी स्वास्थ्य के प्रति सचेत हो गया। हर आदमी चाहता है मैं फिट रहूं, हर आदमी चाहता है मेरा इम्यूनिटी ठीक रहे, हर आदमी चाहता है कि मैं ओवरऑल स्वस्थ रहूं। तो वो ऐसे ऐसे उत्पादों की खोज कर रहा है और आयुर्वेद के विशेषज्ञ ने, आयुष मंत्रालय ने बहुत खोजबीन करने के बाद में हमारी ऐसी पारंपरिक 70 से ज़्यादा पुस्तकें हैं, क्लासिकल टेक्स्ट हैं, किताबें हैं, जिनको इस लाइसेंस की कैटेगरी में फॉर्मुलेशन के लिए डाल दिया कि उसमें जो लिखे हुए फार्मूले हैं उनसे आप आयुर्वेदिक आहार बनाइए। अब आयुर्वेदिक आहार एक छोटी चीज़ नहीं, यहाँ पे टेक्नोलॉजी को जोड़ करके करना होगा और फिर ग्लोबल मार्केट हमारे सामने है। हमारा छोटा किसान भी अपना चावल, अपनी मूंग उगा के अगर वो वैज्ञानिक तरीके से क्लासिकली प्रिस्क्राइब्ड खिचड़ी बनाता है तो उसको वो अमेरिका में बेच सकता है। वो लोग एकदम तैयार बैठे हैं। टेक्नोलॉजी का इन्फ्यूजन करना होगा। क्या वो उसमें रिटॉर्ट डाल सकता है, क्या उसमें लाइफलाइजेशन डाल सकता है, क्या उसके अंदर वो न्यूट्रिशन के वो एलिमेंट दे सकता है, यानी बहुत बड़ा क्षेत्र है। अभी मैं थोड़े दिन पहले मैं एक देश के बड़े शीर्ष संस्थान से मीटिंग कर रहा था। एक प्रोफेसर से मेरी मीटिंग हो रही थी। अब प्रोफेसर ने मुझे कहा कि आयुर्वेद में आहार में क्या करेंगी, आयुर्वेद में तो ठंडा और गर्म होता है। यानी हमारा जो मानसिकता है वो ठंडे गर्म तक ही है। यानी आयुर्वेद की वैज्ञानिकता को विदेश समझ रहे हैं, विदेशों में, हमारे देश में इसकी कमी है। तो मैं समझता हूं कि आने वाली शताब्दी में, प्रधानमंत्री जी ने कहा था IT युग चला गया, युग आयुर्वेद का है। तो आयुर्वेद में रॉ मटेरियल में जड़ी बूटी का सबसे बड़ा योगदान है और हम उस पर, हमारा नेशनल मेडिसिनल प्लांट बोर्ड और हमारे क्षेत्रीय केंद्र उस पर काम कर रहे हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि किसानों को उनकी फसल का उचित मूल्य दिलवाना और गुणवत्ता युक्त पौध को तैयार करके खेती में उन्नत किस्म की कृषि को एक तरह से इंट्रोड्यूस करना, और जो आपने जैसे कहा कि उसको वैल्यू ऐड करना, सोर्स पे नए उत्पाद बनाना, यही मुझे लगता है कि एक उद्यमिता के द्वार खोलता है। यहीं पर एंटरप्रेन्योरशिप छुपी हुई है। हमारे देश के पढ़े लिखे युवा, शिक्षित युवा को देखना चाहिए। मुझे इसमें बहुत बड़ी संभावना दिखती है। सिर्फ ज़रूरत है तो इसको सही परिप्रेक्ष्य में समझने की। अभी सर साथ में वही चीज़ है कि अलग अलग तरीके से आजकल हाइड्रो का आ गया, एयर का आ गया है, अलग अलग तरीके से खेती भी की जा रही है। तो कितनी सही है वो खेती? हाँ देखिए, वो तो आवश्यकता आविष्कार की जननी है। अब मेरे पास ज़मीन नहीं है, मैं करना चाहता हूँ खेती, ठीक है, तो मैं तो तरीके देखूंगा क्या क्या हो रहे हैं। अगर दुबई में वर्टिकल फार्मिंग से पूरी दुबई में सब्जियां सप्लाई की जा सकती हैं, तो अगर उसमें हमारे औषधीय पौधे उग जाएं, जबकि वो सबसे बड़ी बात क्या है कि आप पानी के अंदर हाइड्रोपोनिक्स, एरोपोनिक्स से जो खेती करते हैं वो सुरक्षित है। क्या न्यूट्रिशन वैल्यू सर उतनी रहती है? यस, आप कंट्रोल्ड न्यूट्रिशन देते हो
और वो प्राकृतिक तरीके से जाती है, उसके बुरा प्रभाव नहीं है, उसमें किसी तरह का मेटल या दूसरे दूषित द्रव्य नहीं आते हैं, कोई ऐसी चीज़ नहीं आती है। तो हमें उन विकल्पों की तरफ ज़रूर जाना चाहिए। हमारा अनुभव ब्राह्मी के साथ में, हमारा अनुभव जितने भी पत्ते वाले जो प्लांट्स हैं उनके साथ में बहुत ही एनकरेजिंग रहा है। चंडीगढ़ और उसके आसपास, इवन हमने IHVT पालमपुर के साथ मिलके चंडीगढ़ के अंदर ही वेलेरियाना, जटामांसी और कुटकी के लिए हाइड्रोपोनिक्स से एक प्रक्रिया शुरू की है। और हम लगभग देश ही नहीं, दुनिया के सब उन विशेषज्ञों के संपर्क में है जो इस तरह की वैकल्पिक पद्धतियों को हमारे युवा किसानों के पास, युवा उद्यमियों के पास लाने के लिए तैयार हैं। तो आप, हाँ, कई बार आपको ये लग सकता है कि कोई आयुर्वेद विशेषज्ञ आपको कहे कि देखिए मेरे को जंगल का ही औषधीय पौध चाहिए, मेरे को जंगल की ही उच्च गुणवत्ता युक्त चीज़ होती है और वो खेती वाली नहीं होती। वो खेती वाली को भी नकार सकता है, उसके बाद हाइड्रोपोनिक, एरोपोनिक या दूसरी पद्धतियाँ तो बात की बात है। लेकिन हमें एक बात समझनी पड़ेगी कि हमने बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट एक्ट 2002 में जो आया है, जैव विविधता ने हमें बहुत कुछ दिया है। जैव विविधता के दोहन के कारण हमने बहुत सारी प्रजातियों को खो दिया है। एक समय आने वाला है, जैसे हम विश्व पटल में भारत भी कह रहा है अलग अलग समझौतों में, आने वाले समय में हमें जंगल से जड़ी बूटी का एक्सट्रैक्शन रोकना पड़ेगा। हम आजकल कोशिश कर रहे हैं, जैसे मेरे मंत्रालय और मेरे डिपार्टमेंट की तरफ से, मेरे बोर्ड की तरफ से, हम 2 प्रोटोकॉल पे काम कर रहे हैं, खास करके किसानों के साथ। हम उनको गुड फील्ड कलेक्शन प्रैक्टिसेस सिखाते। उसमें क्या चीज़ आती है? उसमें क्या होता है कि आपको, आपका जंगल में लेजिटिमेट राइट है, आपका अधिकार है, जो आपको क्या बोलते हैं, बर्तनदारी है। आपने फॉरेस्ट से कुछ चीज़ें निकालनी है, रोटेशन से निकलती है, ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट डिसाइड करता है क्या निकलना है क्या नहीं निकलना है, तो आपने उसको निकालना है। अब उसको निकालना कैसे है, उसकी क्या प्रक्रियाएं क्या है, क्या प्रोटोकॉल है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 2003 में GFCP GAP, गुड फील्ड कलेक्शन प्रैक्टिसेस, गुड एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस की रिकमेंडेशन कर दी थी। आयुष मंत्रालय इसको बहुत सीरियसली, बहुत गंभीरता से लागू करता है कि जो भी जंगल से दोहन अगर होना है, निष्कर्षण किया जाना है, वो वैज्ञानिक तरीके से। सर, क्या वो किसान जो आज खेत में बैठा हुआ है या दूर दराज बैठा, क्या उसको पता है कि क्या ये किस तरीके से करना है? बिल्कुल, ये हमारी आउटरीच में बताना चाहता हूँ कि सरकार की तरफ से निःशुल्क इसकी सर्टिफिकेशन होती है, सर्टिफिकेशन की जाती है गुड फील्ड कलेक्शन प्रैक्टिसेस की, गुड एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस की। किसान को इसका कोई दाम देना नहीं पड़ता। और ये दोनों काम जो है वो भारत सरकार के आयुष मंत्रालय ने, नेशनल मेडिसिनल प्लांट बोर्ड ने, क्वालिटी काउंसिल, भारतीय गुणवत्ता परिषद जो है, उसको दे रखा है ये काम। और मुझे आपको बताते हुए खुशी हो रही है कि हिमाचल प्रदेश में 2 संस्थाओं को ये प्रमाणीकरण 6 प्रजातियों के लिए लगभग 200 हेक्टेयर में मिल चुका है। तो इसमें सबसे पहले रोडू क्षेत्र से, रोहाल विलेज से त्रिदेव नाम की एक संगठन है, बहुत अच्छे से वहाँ एक क्लस्टर क्रिएट किया गया है पिछले 8-10 सालों में, आयुष विभाग हिमाचल प्रदेश के साथ मिलकर के, हमारी RCFC के साथ मिलके, और इवन वन विभाग ने वहाँ वन समृद्धि, जन समृद्धि में 200 बीघा जमीन भी उनको दी हुई है। तो वो सारी की सारी व्यवस्था में GFCP और GAP के प्रमाणीकरण के बाद उनको 3 साल के लिए सर्टिफिकेट मिला है। अब क्यों GFCP जरूरी है आप समझ गए, लेकिन जब आपके पास GFCP GAP का, GAP इज गुड एग्रीकल्चर प्रैक्टिस, आपने अगर उन सबको फॉलो किया है, आपको सर्टिफिकेट मिलता है, आप अच्छे दाम पे अपने प्रोड्यूस को विदेशों में भी एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। ये जो प्रक्रिया है, ये ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन से पहले की प्रक्रिया है। अगर आप ये करेंगे, 3 साल 4 साल करते हैं, तो उसके बाद आपको ऑटोमेटिकली आप एक प्रक्रिया में आ जाते हो कि आपका प्रोड्यूस ऑर्गेनिक भी हो जाएगा, क्योंकि ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन के लिए 3 साल आपको जैसे वैसे वेट करने पड़ेंगे। और दूसरा, जो अपेडा की लिस्टेड ऑर्गेनाइजेशन है ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन के लिए, उनमें कुछ पिछले दिनों में संकट भी आए हैं। ठीक है, आपको मैं और इंटरेस्टिंग बताता हूँ कि पंजाब राज्य में सिर्फ 7% जंगल है ना। 32,000 हेक्टेयर का एरिया बाई डिफॉल्ट ऑर्गेनिक डिक्लेयर्ड है पंजाब के अंदर। जितना शिवालिक जोन है, बहुत शॉर्टली SGS नाम की एक एजेंसी है, पंजाब एग्रो ने इसे ऑर्गेनिक डिक्लेयर कर दिया। हिमाचल के सारे जंगल बाय डिफॉल्ट ऑर्गेनिक है, जंगलों में तो कोई खाद नहीं यूज। एक और चीज लड़ाई सर, नेचुरल और ऑर्गेनिक, ये भी एक आज नया किस्सा है ऑर्गेनिक में, क्योंकि जब आप उसको जांच करते हो लैब में, उसमें कुछ ना कुछ निकल आएगा, तो आपका ऑर्गेनिक गया हुआ खेत से वापस, मतलब बाजार से वापस आ जाएगा। इसी कारण से पिछले 4-5 सालों में ऑर्गेनिक पे बहुत बड़े प्रश्न लगे। हम ऑर्गेनिक की अभी तक वकालत नहीं करते हैं। हम कहते हैं ठीक है, आप GFCP GAP करिए, प्राकृतिक तरीके से करिए, आप नेचुरल रखिए,
धीरे धीरे जब आप उन क्वालिटी पैरामीटर्स में खरे उतर जाएंगे, आपके अपने आप सर्टिफिकेशन हो जाएगी। तो हम उस विवाद में नहीं पड़ना चाहते, लेकिन ये कि हम चाहते हैं किसान को उसके उचित मूल्य के लिए ये सब एफर्ट्स होते रहने चाहिए। एक और चीज़ सर, अभी AI ब्लॉकचेन जैसे, तो वो किस तरह से आप यूज़ कर रहे हैं अपने इसमें आयुर्वेदा में या मेडिसिनल प्लांट में, और कैसे आप भविष्य देखते हैं इस चीज़ का? देखिए, हमारा जो कार्यालय हमने तो AI का खास करके अभी उपयोग जो शुरू किया है वो ब्लॉकचेन का शुरू किया है। हम ट्रेसिबिलिटी को इंश्योर करना चाहते हैं। जितने भी हमारे कलेक्टर्स हैं, जितने हमारे किसान खेती करने वाले हैं, उनके प्रोड्यूस को हम ब्लॉकचेन में लाके हमने एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म तैयार किया जड़ी बूटी बाजार के नाम से। हम उसमें ड्रीम कर रहे हैं कि हम बहुत जल्दी हम ई-ऑक्शन भी शुरू करेंगे। किसान बैठे बैठाए उसका क्वालिटी का प्रोड्यूस जांच करने के बाद वो डालेगा, उसके बाद ग्लोबल उसका टेंडर होगा। दुनिया में किसी कॉर्नर से भी लोग उसको खरीद सकते हैं जब उसकी क्वालिटी की सर्टिफिकेशन वहाँ होगी। उसकी क्वालिटी उसको चेक मिलेगी, ये प्रोडक्ट था और ये इतना केजी था, इसमें ये चीज़ें ये पड़ी है, और वो ब्लॉकचेन में आ गया। उसका जब अभी ब्लॉकचेन के साथ साथ अभी रिसेंटली हमें एक डिजिटल लॉक मिला है। हाँ, जो अभी तक किसी बाहर के देश से आ रहा है। आपके किसी भी कंसाइनमेंट को आप लॉक लगा सकते हैं। तो ब्लॉकचेन डिजिटल लॉक के साथ में वो जब तक ब्लॉकचेन में वो लॉक टूटेगा नहीं, कोई उसको खोलेगा नहीं, तब तक वो पूरे का पूरा कॉन्ट्रैक्ट जो है इंटैक्ट रह के वो साथ चलता रहेगा। हमने इसको वो टेस्ट कर लिया है, इनकरेजिंग है। अभी तक ये थोड़ी टेक्नोलॉजी महंगी है, क्योंकि ब्लॉकचेन में हर एंट्री का अलग तरीके से कॉस्ट देनी पड़ती है। तो जो ब्लॉकचेन प्रोवाइडर्स हैं, हडेरा वगैरह ऐसी कुछ संस्थाएं हैं जिनके साथ में हमारे साथी लोग बातचीत कर रहे हैं, तो आने वाले समय में मुझे लगता है कि शायद सरकार के अंदर एक ये व्यवस्था बन जाए। जहाँ तक AI का सवाल है, AI में हम जड़ी बूटी मेडिसिनल प्लांट से संबंधित कुछ चैटबॉट्स बनाने की तैयारी कर रहे हैं कि किस तरह से वो चैटबॉट जो है वो उपभोक्ता की, खास करके किसान की, एंथुजियास्ट की, स्टेक होल्डर की, इंडस्ट्री की सारी जिज्ञासा को पूरा कर सके। एक चीज़ मैं यहाँ बोलना चाहता हूँ आपको कि औषधि पौधों का हालांकि बड़ा थोड़ा अलग सा विषय है, हर किसी के इंटरेस्ट का नहीं है, लेकिन देश के हित में है। जैसे मैंने आपको बताया, बायोडाइवर्सिटी एक्ट में 2012 में नगोया प्रोटोकॉल जब आया तो सबने कहा कि भाई अब आपको लोगों का एक्सेस बेनिफिट शेयरिंग देना पड़ेगा। यानी जंगल से कोई चीज़ निकलती है तो उसका जो रॉयल्टी का अधिकार है वो वहाँ के समाज और समुदाय का है, जिसके लिए हमने बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटीज पूरे देश में नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी के अंतर्गत बना दी हुई हैं। हमारे पीपल्स बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर बने हुए हैं ना। तो वो चीज़ें उन बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट के अंतर्गत होनी शुरू हो गई हैं। धीरे धीरे ये सब चीज़ें आएंगी। तो आप कल्पना करिए 5-7 सालों के बाद जब हम पूरे का पूरा सस्टेनेबल तरीके से इन चीज़ों का निष्कर्षण, कृषि और ये सब चीज़ों को पूरे इसमें शामिल करेंगे तो आनंद आए। एक चीज़ यहाँ जो और बताना चाहता हूँ कि इंटरेस्टिंग ये है कि पूरे देश में लगभग 60 सरकारी तंत्र के कारखाने हैं जो आयुर्वेद की, आयुष सिस्टम की दवाइयों को बनाते हैं। उन कारखानों में जो रॉ मटेरियल खरीदा जाता है वो सारे का सारा टेंडर की प्रक्रिया से ओपन मार्केट से उठाया जाता है। ओपन मार्केट के अंदर इतनी मार धाड़ है और प्राइस में इतनी वेरिएशन है कि बहुत कम मूल्य में भी चीज़ मिलती है, क्वालिटी की भी चुनौतियां हैं, टेस्टिंग भी नहीं है, लेकिन व्यवस्था नहीं है कोई। यहाँ पर हम ये प्रयास कर रहे हैं कि जो सरकारी वाले कारखाने हैं उनको किसानों से जोड़ा जाए। अब किसानों से कैसे जोड़ा जाए? हमारा जो औषध निर्माण से संबंधित जो एक एक्ट है उसको ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट बोलते हैं। देखिए कितनी समझदारी थी हमारे पॉलिसी प्लानर्स में। उसमें एक टीए शेड्यूल आता है, ट्रेसिबिलिटी शेड्यूल आता है। यानी हर मैन्युफैक्चरर को जो दवाई बनाता है उसको सरकार को ये डिस्क्लोज करना होता है कि वो जो दवाइयाँ बना रहा है उसमें कौन कौन सा रॉ मटेरियल कितनी क्वांटिटी में उपयोग किया और कहाँ से लिया, कहाँ से किया। ट्रेसिबिलिटी सरकार ने तो पहले ही कर दिया था। ये तो आज हम युग बदलने के साथ साथ ट्रेसिबिलिटी की बात करने लगे हैं, लेकिन ये तो पहले से ही है। अगर पूरा उद्योग अगर ट्रेसिबिलिटी की जानकारी ऑनेस्टली दे देता है तो हमारे देश का किसान ऑटोमेटिकली समृद्ध हो जाएगा। हमने कहा ये प्रक्रिया हम सरकार से शुरू करते हैं, उसके बाद में हम हर एक इंडस्ट्री को लिख रहे हैं इसके बारे में कि आप हमें ऑनेस्टली बताइए। हमने अभी उनको ये भी कहा है कि आप कुछ पौधों को कुछ किसानों को अडॉप्ट कर लीजिए। हम मदद करते हैं उनके साथ में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करने के लिए।
हम मदद करते हैं, तकनीकी रूप से हम सहायता करते हैं, आप बायर के तौर पे आ जाइए, ताकि दोनों पार्टियां जो है वो विन विन सिचुएशन रहे, दोनों की कोई दिक्कत ना हो। तो ये सब व्यवस्थाएं चल रही हैं। धीरे धीरे आने वाले समय में मुझे लगता है कि काफ़ी उत्साहवर्धक परिणाम इसमें मिलेंगे। एक तरफ सर आप उत्तर प्रदेश देख रहे हैं जो प्लेन है, और एक तरफ आप लाहौल स्पीति देख रहे हैं जो मतलब 6,500 फीट की हाइट, मीटर की हाइट पे है। तो सफ़र कैसा रहता है और कैसी चुनौतियाँ रहती हैं? आपने बड़ा सुंदर सवाल किया कि ये जो जलवायु के जो हमारे जोन हैं असल में, जिनको हम एग्रो क्लाइमेटिक जोन बोलते हैं, ये काफ़ी डाइवर्स है। आपने सही कहा कि एक तरफ जब हम लाहौल स्पीति देख रहे हैं, हम वहाँ पे बिल्कुल हाई ऑल्टीट्यूड के बहुमूल्य औषधीय पौधों से डील कर रहे हैं। पुष्कर मूल है, कुट है, आपका ये अतीश है, अपना एंजेलिका ग्लोका है, पोर्डोफाइलम एक्जेंड्रम है, नंबर ऑफ स्पीशीज़ हैं जिनके एग्जिस्टेंस का वो भी संकट खड़ा हुआ है, उनकी कृषि भी हो रही है। तो एक तरफ ये एरिया है, दूसरी तरफ आप मिडल हिल्स में आ जाइए, जहाँ पर 1,000 से लेकर 2,500 मीटर की हाइट है। वहाँ की प्रजाति, वहाँ का फ्लोरा एकदम अलग से है। उसके बाद प्लेन आ जाइए, प्लेन में भी एकदम आपने कहा उत्तर प्रदेश का पूरा तराई का इलाका आ जाइए, थोड़ा और दूसरा। तो ये सारी विविधता जलवायु की जो है, ये इनमें काम करना निश्चित रूप से काफ़ी बड़ी चुनौती है। लेकिन मेरी जो टीम है, मेरी टीम के कारण, मेरी टीम की डाइवर्सिटी के कारण, मेरी टीम की मेहनत और समझ के कारण ये बहुत अच्छे से संभव हो सक रहा है कि हम वो अच्छे से रिसर्च करते हैं। रिसर्च के साथ साथ देखिए, रिसर्च करना एक अलग चीज़ है, लेकिन फैसिलिटेशन शब्द जो सरकार ने दायित्व दिया है कि एक वैज्ञानिक को किसान से जोड़ना, उसकी समस्या का हल करना, तो ये एक ऐसा ताना बाना बुनने की मेरी टीम कोशिश करती है कि हम, चाहे वो प्राइवेट विश्वविद्यालय है, चाहे रिसर्च इंस्टीट्यूशन है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, उद्यान विभाग है, कोई भी किस तरह सबको जोड़ना है। जो प्रॉब्लम यूपी में होगी वो लाहौल में नहीं होगी। तो वो कैसे मैनेज करना, वो एक चीज़, वो हर चीज़ के लिए लोकल सोल्यूशन निकाला जाता है। तो हम उसके लिए अलग अलग टूल भी यूज़ करते हैं। हम इन चीज़ों को समझ बनाने के लिए पार्टिसिपेटरी रूरल अप्रेजल का उपयोग करते हैं, तकनीकों का उपयोग किया जाता है चीज़ों को समझने के लिए, और एक्सटेंसिव फील्ड विजिट होती है। हमारी टीम हमेशा मूव पे रहती है, हम लोग हमेशा मूव पे रहते हैं, क्योंकि जब तक फील्ड में नहीं जाएंगे तब तक आप रियलिटी को समझेंगे। ऑफिस में बैठ के ये काम नहीं हो सकता। हमारी दो हमारे ऐसे मार्केट से जुड़े हुए स्टाफ हैं, वो मंडियों में रहते हैं। हर 15 दिन में मंडी का रेट इकट्ठा करते हैं कि 100 से ज़्यादा जो हमारी डिमांड की जड़ी बूटियाँ हैं उनका क्या रेट चल रहा है, वो पूरी मार्केट पे नवज रखते हैं। उसके बाद में फिर हमारा जो ई-चरक एक प्लेटफॉर्म है मिनिस्ट्री का, जो किसानों को जोड़ता है, स्टेक होल्डर को जोड़ता है, उसमें हम उसके वेबसाइट पर, उसकी एप्लीकेशन पे, गूगल प्ले स्टोर पे अवेलेबल है ई-चरक के नाम से, तो वहाँ पर वो फीड होता है वो जो मार्केट का डाटा है, ताकि किसान उस पर उसकी नवज को पहचान सके, उस पर जानकारी रख सके। तो ये फैसिलिटेशन, जब आप बोलेंगे तो फैसिलिटेशन में आपको अपना रोल जो है वो थोड़ी थोड़ी देर बाद बदलना पड़ता है। आपको इंडस्ट्री के साथ इंडस्ट्री की भाषा में बात करनी पड़ेगी, किसान के साथ किसान की उसकी प्रॉब्लम्स को समझना पड़ेगा। लेकिन मैं बहुत आशावादी हूँ और मुझे बहुत संतुष्टि है कि पिछले सालों की मेहनत जो है वो अब रंग लाने लगी। अब वो समस्याएं जो हमने ढूंढी हैं, उन समस्याओं के हल भी निकल रहे हैं, मॉडल भी बन रहे हैं, केस स्टडीज़ भी निकल रही हैं, और हम अब पिन पॉइंट कर रहे हैं चीज़ों को। सर, लोकेशन वाइज अगर मैं कुछ सक्सेस स्टोरीज या कुछ एग्जांपल, अच्छे एग्जांपल आपके पास? बहुत सारे हैं। हमारे प्रतापगढ़ में एक कमांडेंट हैं, उन्होंने पूरा सैंडलवुड की क्रांति की है, उन्होंने चंदन की खेती करके सब जगह कर दिया। सर्पगंधा हमारी बहुत बड़ी सफलता है। सर्पगंधा को हम खेती के अंदर लेके आए, यहाँ नहीं होता था पहले, उससे पहले। तुलसी की खेती हमारे साथियों ने, हमारे प्रयासों से शुरू हुई। बाद में हमारे जो इस समय में हिमाचल के आयुष के निदेशक हैं डॉक्टर निपुण जिंदल, जब वो डीसी थे यहाँ, उन्होंने मिशन धनवंतरी के लिए करोड़ों रुपए की अनुदान मनरेगा में शुरू किए। वो मनरेगा वाले बताएं सर कैसे, वो क्योंकि बाकी लोग भी सीख सकें कि हाँ, ये देश का पहला जिला बना कांगड़ा, जिसके अंदर किसानों को जड़ी बूटी की खेती करने के लिए उनको निजी ज़मीन पे मनरेगा के अंतर्गत प्रावधान किया गया कि वो अपनी पंचायत में मास्टर रोल्ड बीडीओ के साथ, डीआरडी के साथ मिल करके वो करें। इस बार भी ये प्रक्रिया चल रही है, और ना केवल खेती हुई है, बल्कि तुलसी और दूसरे कैमोमाइल और अलग अलग प्रजातियों की, बल्कि उनकी वैल्यूडेशन भी सोर्स पे हुई है, और बहुत बड़े मात्रा में किसानों को
आर्थिक लाभ भी हुआ, महिलाओं का योगदान यहाँ पे बहुत बड़ा। बैजनाथ के पास ही बेकोपा एक जो ब्राह्मी है उसकी खेती कर रहे हैं कुछ लोग, उनको भी काफ़ी सारा फायदा हुआ है। तो मतलब वो लोग जिनको आमदन नहीं हो रही थी अब उनको आमदन शुरू हुई, ये एक उदाहरण है। मनरेगा में सिमिलरली उत्तर प्रदेश में बहुत अच्छा काम हुआ है, वहाँ पे लगभग हमारे 15 से 20 हमारे ऐसे कुछ किसान संगठन हैं जो लगभग 11-12 किस्म की प्रजातियों की खेती कर रहे हैं। मैं अगर पंजाब की बात करूं तो पंजाब में लगभग 85 से लेके 100-150 तक किसान हैं जो लगभग 10 औषधीय पौधों की खेती सफलतापूर्वक कर रहे हैं। ऐसा नहीं है, असफल भी हुए हैं, लोगों ने एलोवेरा लगाया, उखाड़ना भी पड़ा। हरियाणा का एक किसान है जो बहुत महंगा बेचना चाहता था, लोग उसके घर पे खरीदने भी गए लेकिन उसने कहा नहीं, मेरा एक फिक्स रेट है, मैं उससे कम नहीं बेचूंगा। फेलियर भी होते हैं, चुनौतियां इस तरह की है। कुछ फेलियर से बड़े फेलियर हों आपकी नज़र में? बस इसी तरह के ज़्यादा फेलियर नहीं। जैसे एलोवेरा में हमें लगा कि एलोवेरा में पूरे नॉर्थ इंडिया में, मैंने नॉट ओनली सेंट्रल इंडिया में मैंने देखा कि लोगों को उसका उचित प्राइस नहीं मिल पाता है। अब हम इसलिए बोलते हैं, जब हम उद्योग जगत को, जब हम ट्रेडर को साथ बिठाते हैं तो ट्रेडर का रिकमेंडेशन यही होता है कि भाई आपको पहले मार्केट देखनी चाहिए, वही चीज़ लगाओ कि जो बिक सके। क्या होता है कि जो किसान जड़ी बूटी की खेती करना चाहता है वो क्रिएटिव होता है, इनोवेटिव होता है, वो नया करना चाहता है, वो उस नएपन के उत्साह में कई बार गलती कर देता है। इसलिए हम कहते हैं कि नहीं, अभी मैं मैं आपको बताऊं कि पिछले जो 7 सालों की यात्रा में अब हमने जो सीखने के बाद परिवर्तन किया, जैसे हम लोग साल में 4-5-6 स्टेक होल्डर कंसल्टेशन करते हैं। पहले हम स्टेट में करते थे, अब हमने रीजनल करनी शुरू कर दी है। तो इस बार अभी हमने चंडीगढ़ में एक बैठक की है जिसमें हमें पूरे उत्तर भारत के लोगों को बुलाया जो हमारे स्टेक होल्डर हैं जी। हमने बैठ करके सिर्फ स्ट्रेटजी बनाई कि हमारा क्वालिटी प्लांटिंग मटेरियल कैसे तैयार होगा, किस तरह से हम नर्सरियां लगाएं, किस तरह से गुणवत्ता युक्त रोपण सामग्री तैयार की जाए। तो इसी तरह से अब हम दूसरे मसलों को हल करने वाले हैं। अगली स्टेक होल्डर मीट हमारी जो है वो होने वाली है आपके इस पे वैल्यू एडिशन एंड प्रोसेसिंग पे, पैकेजिंग पे, कौन से प्रोडक्ट बना सकता है, आयुष आहार क्या ऑफर करता है। FSSAI में जैसे मैंने आपको बताया कि लगभग 436 औषधीय पौधे जड़ी बूटियां हैं जिनको सिंगल फूड सप्लीमेंट में शामिल किया गया है। बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है वो सर, सिंगल फूड सप्लीमेंट्स बता दें थोड़ा सा कि क्या होता है। आप FSSAI में सिंपल लाइसेंस लेके आप आंवले की गोली बना लो, आंवले का टैबलेट बना लो, आप लाइसेंस लेके बेच सकते हैं। आंवले में एग्जांपल दे रहा हूँ, 436 औषधीय पौधे हैं जिनको आप शामिल कर सकते हैं। इसी तरह से एक न्यूट्रास्यूटिकल का एक्ट है FSSAI के अंदर 13.6, आप जड़ी बूटियों को ज़्यादा को मिक्स कर सकते हो, उनको आप माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के साथ मिक्स कर लो तो न्यूट्रास्यूटिकल प्रोडक्ट बना लो। बहुत प्रचलन में है, बहुत सारे एलोपैथिक डॉक्टर जो अंधाधुंध प्रिस्क्रिप्शन कर रहे हैं इसकी, क्योंकि फूड और न्यूट्रा वाली कंपनियां अलग तरीके से कर रही हैं। जो मैंने आपको बताया कि लगभग 6 से 7 लाख मीट्रिक टन की हमारी जो कंजम्पशन है रॉ मटेरियल की, इतनी ही कंजम्पशन रॉ मटेरियल की फूड और न्यूट्रा में है जो अभी तक ना आयुष की पकड़ में है ना FSSAI की पकड़ में है। तो इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां जो है वो उस तरफ जा करके ये काम को कर रही हैं। यही नहीं, CDSO ने, जो स्वास्थ्य मंत्रालय भारत सरकार है, उन्होंने एक फाइटो मेडिसिन की नई कैटेगरी निकाल दी कि अगर एक जड़ी बूटी में से आप 4 फाइटो कॉन्स्टिट्यूएंट्स को प्रूव कर देते हो तो आप उसके अलग लाइसेंस एलोपैथिक सिस्टम के अंदर फाइटो मेडिसिन में ले सकते हो। उसमें बड़े सारे लोग आ गए हैं। कहने का मेरा मतलब यह है कि मैं अभी कुछ दिन पहले एक देश के बड़े शीर्ष संस्थान के निदेशक से बात कर रहा था, मैं नाम नहीं लूँगा। अब मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा मुझे 20 साल की फूड नेचुरल प्लांट प्रोडक्ट्स के बारे में अपना अनुभव बताइए। उन्होंने कहा देखिए, हम भारत के वैज्ञानिक बहुत बड़ा काम कर रहे हैं लेकिन हम कहीं पे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे अपने आप को खड़ा नहीं कर पा रहे, कहीं पे हमारे प्रोडक्ट्स फेल हो जा रहे हैं, कहीं पे कुछ हो रहा है। तो उन्होंने अपना एक्सपीरियंस बताया कि मैं रिटायर होने वाला हूँ, मेरे 8 फूड सप्लीमेंट्स के मेरे पेटेंट्स हैं लेकिन मैं अपने किसी भी पेटेंट को कमर्शियलाइज नहीं कर रहा। बहुत बड़ी चुनौती है ये और बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है ये। हमारा इतना बड़ा पारंपरिक नॉलेज फील्ड में पड़ा हुआ है जिसे उठाने की ज़रूरत है, वैलिडेट करने के। वो बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं। मुझे कई बार बहुत ताज्जुब होता है कि मैं छोटे छोटे प्लांट्स जो मैं रोज़मर्रा में हम आसपास देखते हैं, कई बार हम उसको उठाते हैं, उठाने के बाद जब देखते हैं कि उसका पेटेंट तो यार कनाडा में हो गया, में कहीं किया हुआ है। अब हमारे यहाँ पे श्योनाक नाम का एक पौधा है, बड़ा सिंपल प्लांट है ना, ओरोक्साइलम इंडिकम हम उसको बोलते हैं, टाट पलांगा उसको हम लोकल भाषा में बोलते हैं। अब उसकी जो बार्क है, उसके बार्क में से एक फाइटो कंस्टिट्यूएंट सेपरेट किया और उससे स्किन केयर कर रहे हैं बंदे, है ना, वो बेच रहे हैं, बिक रहा है। और आपको ओपनशिया नाम का एक पौधा है, उसमें से फास्ट वेट रिडक्शन के लिए US FDA ने अभी एक मॉलिक्यूल की परमिशन दी है, 1 महीने के अंदर 6-7 किलो वजन लॉस करिए सुरक्षित। वो प्लांट हमारे यहाँ खड्डों में मिलता है, कोई उसका उपयोग नहीं करता। गम अकेशिया
किक्कर का गोंद एक ऐसा प्लांट है, हम उसको कलेक्ट करते हैं राजस्थान और पंजाब में। अब जो गोंद इकट्ठा भी करते हैं उसको भी पता नहीं है कि गम अकेशिया अमेरिका में कहाँ यूज होती है। जी। यूएस एफडीए ने सबसे बड़े लैक्सेटिव के रूप में परमिशन दे के रखी है उसको। अमेरिका के लोग कब्ज हटाने के लिए उसका उपयोग करते हैं। तो ऐसे ऐसे उदाहरण हैं और इस पारंपरिक ज्ञान को हमें खोजना पड़ेगा। और यदि हम इन नॉलेज होल्डर्स को अभी तक नहीं ध्यान देंगे तो हम बहुत बड़ी धरोहर को खो देंगे। मैं एक कॉल देना चाहता हूँ पूरी साइंटिफिक कम्युनिटी को कि उनको आगे आना चाहिए। हम इस विषय में बहुत बड़े स्तर पे काम करना चाहते हैं आने वाले टाइम में। जैसे मैं आपको उदाहरण देता हूँ, हम लोग प्लांट्स की आइडेंटिफिकेशन के लिए टेक्सोनोमिस्ट को ढूंढ रहे हैं। बॉटनी की एमएससी करता है, टेक्सोनोमी की स्पेशलाइजेशन होती है, सब उसको ढूंढ रहे हैं कि हमें प्लांट की करेक्ट आइडेंटिफिकेशन, क्योंकि बहुत बड़ी चुनौती है रॉ मटेरियल, क्योंकि बहुत सारे एडल्ट्रेंट्स, बहुत सारी मिलावट होती है इसके अंदर। सरकार, हमारा सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन आयुर्वेदिक साइंसेज और बड़े लोग काम कर रहे हैं। जब हम टेक्सोनोमिस्ट को ढूंढने लगे, सारे नॉर्थ इंडिया के जितने वैज्ञानिक संस्थान थे, यूनिवर्सिटीज थी, सब जगह गए, तो पता चला कि एथनोबॉटनी में बहुत सारे लोगों ने, बच्चों ने पीएचडी की। मैंने एक लिस्ट बनाई करीब 100 से 150 बच्चों की जिन्होंने एथनोबॉटनी में पीएचडी करके अपना काम किया, पेपर छप गया, थीसिस हो गया, खत्म। तो मैंने इनको पूछा, मैंने कहा जी एक बात बताइए कि क्या किया आपने, यानी एथनोबॉटनी में आगे क्या? आपने 100 लोगों का डॉक्यूमेंटेशन किया, अब 100 लोगों के नॉलेज का क्या किया आपने? किसी ने कुछ नहीं किया। लोगों ने क्या किया? उनके बौद्धिक संपदा की चोरी की। असल में आपने उनसे नॉलेज ले लिया, आपने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट उनका प्रोटेक्ट नहीं किया और आपने उस नॉलेज को किताब में बंद कर दिया या आप अपने पेपर में छाप दिया। इसके लिए एक और चीज़ हुई है सर कि उसके बाद नॉलेज लिया लोगों ने, साइंटिस्ट बन गए और बेच दिया बाहर। या इसकी संभावना पे मैं कुछ कमेंट नहीं करना चाहूँगा। संभावना हो सकती है जी। क्योंकि जब से हमारे देश में पेटेंट का हल्ला चला हुआ है, वैज्ञानिकों की जो दक्षता है वो नंबर ऑफ पेटेंट्स के ऊपर डिसाइड की जाती है। आपने बिल्कुल सही कहा, जो पारंपरिक ज्ञान है उस पारंपरिक ज्ञान के आधार पे भी बहुत सारे पेटेंट इस देश में हुए हैं और नॉलेज होल्डर की हमेशा अनदेखी हुई है। उसको किसी तरह से रॉयल्टी, किसी तरह का सम्मान, किसी तरह की पहचान नहीं मिली है। इस देश के अंदर अपना साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट के अंदर एक नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन है जो कि लगभग 2000 के आसपास फाउंडेशन बना था। इससे पहले ये अनौपचारिक रूप से गैर सरकारी संगठन था। मैं शुरू से इसके फाउंडिंग सदस्य रहा हूँ। इस फाउंडेशन ने बहुत उम्दा काम किया है देश का एक पारंपरिक नॉलेज का रजिस्टर बनाने के लिए। जी। यहाँ पे 2 समस्याएं हैं। एक तरफ भारत सरकार ने, आयुष मंत्रालय ने CSIR के साथ मिलके ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी बनाई है। हमारे यहाँ जितनी किताबें औषध निर्माण में उपयोग होती हैं उन पुस्तकों को डिजिटाइज किया और 16 भाषाओं में ट्रांसलेट किया और दुनिया के सारे पेटेंट ऑफिसेस को दे दिया कि कोई भी पेटेंट फाइल होता है तो इसको रेफर करना है। ठीक है। मुझे इसके 2 खतरे लगते हैं कि जिनको नहीं भी पता था वो आपने उस ज्ञान को उनको पढ़ने के लिए दे दिया, और नहीं किया तो वो कर लें, है ना। अपवाद हो सकता है, मेरी बात गलत हो सकती है, इसमें कुछ हो सकता है, लेकिन मैं ये सोचता हूँ कि क्यों नहीं हमें ट्रेडिशनल नॉलेज जो हमारे समाज में है, हमारे कल्चर में है, हमारे हीलर्स के पास है, हमारे माताओं बहनों दादी नानियों के पास है, क्यों नहीं उसकी डिजिटल लाइब्रेरी बनाई जाए? क्यों नहीं उस ज्ञान को वैलिडेट किया जाए? क्यों नहीं उस ज्ञान को शेयर किया जाए, पब्लिक डोमेन में डाला जाए, उसको पेटेंट से, चोरी होने से बचाया जाए? अभी भी समय है। हालांकि भारत सरकार ने 2016 में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स पे एक पॉलिसी भी डाली है, पॉलिसी लागू की गई है। सर अब दूसरे डॉक्टरों के थ्रू बिल्कुल नकार दिया जाता है कि ये नुस्खे गलत हैं, कई बार ऐसा होता है। ये अज्ञानता है, ये अज्ञानता है, घास फूस खा के ठीक नहीं होती। ये अज्ञानता है। ये असल में देखिए, ये जो व्यवस्था है इंडियन सिस्टम्स ऑफ मेडिसिन की, 2014 में मंत्रालय बना। देश की आज़ादी के बाद तो अब मंत्रालय बना जाके देशी चिकित्सा पद्धति को समझने के लिए दिमाग चाहिए। और मैं ब्लंटली कहना चाहता हूं कि नवजोत सिंह सिद्धू जी ने अपनी पत्नी के कैंसर को लेकर के बेबाक टिप्पणी की कि किस तरह से वो देशी चिकित्सा और देशी चीज़ों को उपयोग करके उन्होंने रिवर्स किया। लेकिन उनकी टिप्पणी के बाद पूरे देश में बवाल खड़ा हुआ और अंग्रेजी चिकित्सा के डॉक्टर्स को तकलीफ हुई है जी, जबकि ये सच्चाई है जी। केस कर दिया सर 75 डॉक्टर्स ने। हाँ, वो सब चलता रहता है क्योंकि उनको खतरा है, उनकी मार्केट को खतरा है। हालांकि
कोविड के बाद उनकी मार्केट डगमगाई है असल में, क्योंकि जितना भी ये जो फार्मास्यूटिकल सिस्टम है ये एक पूरा नेक्सस है, इसके अंतर्गत चलता है। लेकिन इन स्पाइट ऑफ इनकरेजिंग स्टेटमेंट ऑफ नवजोत सिंह सिद्धू, इन्होंने उसको गलत तरीके से लेना शुरू कर दिया। अब नवजोत जी का जो एक्सपीरियंस है, अब उसको ये कैसे नकार सकते हैं भाई? Yes. तो नवजोत जी जैसे एक्सपीरियंस हजारों हैं इस देश के अंदर। अगर हम धर्मशाला में बैठे हैं तो धर्मशाला में इस समय टिबेटियन जो भी चिकित्सा करते हैं कैंसर के लिए, दुनिया भर से लोग यहाँ आते हैं। अब उसकी क्या एम्पिरिकल एविडेंस है वो एक अलग विषय हो सकता है, लेकिन फिर भी क्योंकि मूलतः कुल मिलाकर के वो रोगी की इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए काम करते हैं, और जब भी कोई इस तरह के रोगी आते हैं तो उसको अगर स्ट्रेंथन करके उसकी लाइफ को बढ़ाया जाए, और निश्चित रूप से उसका फर्क तो आता ही है। तो हम इसको नकार नहीं सकते, हमारी समझ में कमी है। और मुझे लगता है कि धीरे धीरे अब ये समय आ गया है कि अब लोग जो है वो स्वयं से समझदार होंगे, उनको खुद पता है कि उसको क्या लेना है, उनको क्या लेना है, क्या नहीं लेना है। तो लोगों को अब परहेज भी समझ में आने लग गया है लोगों को। अब मैं आपको एक और बात बताता हूँ, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। आप मुझे बताइए कि दुनिया का सबसे बेस्ट ये कौन सा है, सुपर फूड कौन सा है? आंवला सा मेरे नजर। आंवला एक है, ठीक है। लेकिन आयुर्वेद से निकलने वाले सुपर फूड है, सबसे 1 नंबर पे आता है अनार। आप दुनिया के 100 सुपर फूड को सर्च कर लीजिए, आपको 60 से 70% सुपर फूड जो मिलेंगे वो आयुर्वेद के अंदर ही डिस्क्राइब्ड है। सुपर फूड क्या होता है सर, मेरे को थोड़ा सा वो बता। सुपर फूड ये है कि जिनके अंदर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स वो होल फूड के तौर पे काम करते हैं, और वो आपके शरीर की पोषकता को बढ़ाते हैं, और आपको किसी और न्यूट्रिएंट की ज़रूरत नहीं पड़ती है जो आजकल हम सिंथेटिक और वो लेते हैं। तो आंवला कंप्लीट अपने आप में फूड है। अब आंवला सदियों से एंटी एजिंग के लिए है ना, आपको स्वस्थ रखता है। आपके अब प्रिंसिपल ऑफ जो आयुर्वेदा के हैं स्वास्थ्य के जो हैं वो बिल्कुल डिफरेंट है। अब आपको उन्हीं के तहत देखना पड़ेगा कि हमारा जो जैसे मैं स्वास्थ्य की परिभाषा बताता हूँ, समदोषा समानग्रीश सम धातु मल क्रिया प्रसन्न आत्मेंद्रिय मना स्वास्थ्य इति विदियत। अब आयुर्वेद 3 दोष मानता है, 7 धातुओं को मानता है, 13 प्रकार की अग्नियां मानता है, ठीक है। और एक्सक्रीटरी सिस्टम अगर आपका ठीक है, अगर ये सारा इक्विलिब्रियम है, उसके बाद आयुर्वेद कहता है कि आपका आत्मा, इंद्रियां और मन अगर ये प्रसन्न है तो आप हेल्दी। तो आप बताइए कौन से एलोपैथिक सिस्टम में सोशल, मेंटल और स्पिरिचुअल हेल्थ की बात हुई? आयुर्वेद ने की। और आयुर्वेद के सारे तरीके पूरी दुनिया योग मान रही है, पूरी दुनिया आज प्राणायाम कर रही है जी। तो आयुर्वेद के अंदर अगर इसकी प्रिवेंटिव इसकी केयर की बात करें, आयुर्वेद 3 चीज़ें करता है। आप किसी भी रोग की क्योर करने से पहले वो बोलता है कि निदान परिमार्जन करो, जिस कारण से ये बीमारी हो रही उसको छोड़ो और आप अपने प्रिवेंटिव तरीके अपनाओ। उसके बाद वो कहता है कि प्रोमोटिव मेडिसिन। अब मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, मेरे साथी सहमत होंगे जो जुड़े हुए हैं हमारे साथ या देख रहे हैं। अब आपको सुपर फूड्स, न्यूट्रिशन या ऐसी चीज़ें जो आपकी बॉडी को डिग्रेड होने से बचाती हैं कब खानी चाहिए? कौन सी उम्र में खानी चाहिए? सर शुरू से खानी चाहिए मेरे। कब से? जवानी से खानी चाहिए। शरीर की ग्रोथ 23-24 साल तक होती है, ठीक है। आयुर्वेद में साफ तौर पे 2 तरह की चीज़ों को वर्णित किया गया है, लिखा गया है, रसायन और वाजीकरण। रसायन औषधियाँ वो हैं जो डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपके शरीर को पोषित करती हैं, एजिंग को रोकती हैं, ताकत देती हैं। यानी जो आपकी सेल के टूटने की प्रक्रिया है उसको फास्ट रिकवर करने में मदद करती, जिसे आप एंटीऑक्सीडेंट बोलते हो। वो सारी हमारी रसायन औषधियाँ हैं। आयुर्वेद कहता है कि 30 साल की उम्र के बाद आपको रसायन औषधियों का सेवन करना चाहिए अगर आप बूढ़े नहीं होना चाहते, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ, मुझे आज सुबह फ़ोन आया गाज़ीपुर उत्तर प्रदेश से। 85 साल के एक वो थे, अपने हीलर हैं हमारे, हम उनके साथ काम करते हैं, जड़ी बूटी की खेती भी करते हैं। मुझे कहते हैं डॉक्टर साहब आपने अग्नि पुराण पढ़ा? मैंने कहा नहीं यार मैंने नहीं पढ़ा, मतलब सरसरी पढ़ा। कहते मैं आपको एक व्हाट्सएप भेज रहा हूँ, उसको ध्यान से पढ़िए। अग्नि पुराण में एक फार्मूलेशन है जिसमें 4-5 चीज़ें लिखी हैं। फार्मूलेशन हम कभी बाद में शेयर कर लेंगे, जिसमें मुलट्ठी है, आपका शतावरी है, हनी है, एक आध कोई और चीज़ है। अब उसने कहा कि इनको सारे का मिला के पाउडर बना के सब मिला के रख लीजिए और इसका सेवन शुरू करिए, खाने का उसने तरीका बताया। अब ये फॉर्मूलेशन
उसमें अग्नि पुराण में उसने लिखा है कि इससे व्यक्ति की आयु 300 वर्ष सुनिश्चित है। अब आज के युग में 300 वर्ष की कल्पना करना गलत है, कोई बात मैं नहीं बोलता, लेकिन अगर आपकी 30 वर्ष से अगर आप खाना शुरू कर देते हैं और आप स्वस्थ रहते हैं, आपकी बीमारियां आपके पास नहीं आती हैं, तो ये इससे बड़ा प्रिवेंटिव ठीक है। तो ये एलोपैथी सिस्टम में तो नहीं मिलेगा। 300 में से 30% भी होती तो भी आपकी लंबी उम्र होती है ना? लंबी उम्र नहीं, लेकिन आपकी स्वस्थ उम्र होती। तो इतना सारा शोध, इतना सारा रिसर्च करने को बचा हुआ है, इतना सारा ज्ञान बिखरा हुआ है, हम इसको छोड़ रहे। ठीक है, मैं आपको उदाहरण देता हूँ। मैं 2009-10 में यूरोप गया पहली बार। तो मैं किसी सिलसिले में गया था, कुछ मीटिंग में भाग लेना था। तो ब्रिस्टल से मेरी यात्रा शुरू हुई। तो वहाँ मुझे लोगों को पता लगा कि ये आयुर्वेद का विशेषज्ञ है, औषधीय पौधों पे कुछ काम करता है। तो मुझे उन्होंने, जैसे मीटिंग ख़त्म हुई उसके बाद उन्होंने मुझे बोला शाम को, ये कन्वेंशन ऑन बायोलॉजी CBD के ऑफिस की बात बता रहा हूँ, शाम को उन्होंने पार्टी रखी और मुझे कहा उन्होंने कि आप आयुर्वेद के विषय में बोलेंगे ज़रूर। तो मैं आयुर्वेद के विषय में बोला। अब आयुर्वेद में हम टिपिकली आयुर्वेद के शब्द उपयोग करते हैं क्योंकि हमारी पढ़ाई लिखाई उस तरह से होती है, और कुछ ऐसे शब्द हैं जो हम ही समझ पाते हैं या जनता को समझने में थोड़ी दिक्कत होती है। तो मुझे वहाँ फील हुआ कि यार मैंने जो चरक संहिता पढ़ी या सुश्रुत संहिता पढ़ी, तो मैंने उसको अगर उसकी कमेंट्री इंग्लिश में पढ़ी होती, मुझे मेरे टीचर्स ने पढ़ाई होती, तो शायद मैं ब्रिस्टल्स के उस मंच पे बहुत अच्छे से बोल पाता। मैंने संकल्प लिया, मैं अब अगली बार जब यूरोप आऊँगा तो मैं इनकी कमेंट्री को ठीक तरीके से करके आऊँगा। हालांकि मैं कनेक्ट कर पाया क्योंकि वहाँ पे मेरे ट्रांसलेशन जो थी, इंटरप्रिटेशन हो रही थी 16 भाषाओं में। मैं उन लोगों के फेसेस को देख रहा था कि जो बोला जा रहा है वो किस तरह से लिया जाए। तो मैंने आके खोज की। खोज करने के बाद में अपने गुरुजनों को पूछा, मैंने कहा मुझे बताइए कि पहली चरक की ट्रांसलेशन कब हुई थी, इंग्लिश कमेंट्री कब हुई। किसी ने कहा 1960 में हुई, 50 में हुई, ये हुआ वो हुआ। तो भारत में मुझे कोई बड़ा उसका पुख्ता वो नहीं मिला। लेकिन मुझे ताज्जुब तब हुआ जब 2 महीने के बाद में मुझे ये समझ में आया कि शिकागो यूनिवर्सिटी में 1706 में पहली बार चरक संहिता की इंग्लिश ट्रांसलेशन हो गई है। अब 1706 और 2024 या 2010 में मैं वहाँ था। आप मुझे बताइए कि क्या हमारा पारंपरिक ज्ञान सुरक्षित है? क्या वो ज्ञान अब तक हमें वापस रिसर्च के रूप में नहीं सौंपा गया है? आज हमारा मंत्रालय जिस तेज गति से इस तरफ ध्यान दे रहा है, तेज गति से जो काम हो रहा है, वो कंपैरेटिवली जो इस समय विकसित राष्ट्रों के अंदर जो सिंगल मेडिसिनल प्लांट्स के फाइटो एनालिसिस केमिस्ट्री करके जो उन्होंने हमारे नॉलेज के आधार पे जो उत्पाद बनाए हैं, मुझे विश्वास है कि आने वाले 8-10 साल में हम उसको पूरा कर पाएंगे और हम इसको नई दिशा दे पाएंगे। मैं इसलिए बार बार कहता हूँ कि लोक आयुर्वेद को वैज्ञानिक बनाना, लोगों के साथ लेके चलना और उनकी ज़रूरत के स्थानीय स्तर के पौधों को लोगों को उपलब्ध कराना वैज्ञानिक तरीके से, इससे गुजारा होगा और हमें सस्ती चिकित्सा पद्धति इसी से मिल पाएगी। एक सर, मैं थोड़ा सा हट के बात करना चाहूँगा आपके बैकग्राउंड के बारे में। आपने चंगर में भी काम किया हुआ है, तो बड़ा बसूटी वाला आपकी बात है कि आदमी की मरे जो चीज़ है, तो उसके बारे में थोड़ा बताएं कि चंगर में कैसे था, वो क्या एक्सपीरियंस है आपका, क्योंकि काम भी किया आपने और आपने जो अभी IEC लोक त्योहार जिसको बोलते हैं और उसमें भी आपने काम किया हुआ है, तो वो शुरुआत, वो एक्सपीरियंस अभी इस पोस्ट में आपको काम आ रहा है? हाँ, देखिए क्या है कि ये बड़ा क्या कहते हैं उसको, विकट विषय है, बड़ा क्लिष्ट विषय है। देखिए मैं अभी 2 साल बाद सेवानिवृत्त होने वाला हूँ सरकार से। मैं जो हूँ मैं अनुभव से बना हूँ, ठीक है, और मैंने लोगों से, फील्ड से, समाज के साथ रह के, माता पिता के आशीर्वाद से, अपने परिवार के सहयोग से ही सीखा है, ठीक है। और आपने कहा जैसे जब मैंने यश देश से की आपको बात करी ना कि वे स्थानीय स्तर पर ही होता है, तो कांगड़ा में मंडी में एक कहावत है कि बड़ा बसूटे भरे तू मानू क्या मरे किया मरे, है ना। एक्चुअली ऐसा नहीं है। इसमें ना प्राथमिक स्वास्थ्य की देखभाल में 9 पौधे हैं, ठीक है। सबसे पहले है हरड़वेड़ा आंवला, ठीक है। नंबर 2 पे आता है बड़ा बसूटी भरे और तुमाणो किया मरे। ये बात किसी ने सुनी, गांव जंगल के अंदर कोई बुजुर्ग व्यक्ति जा रहे थे, उसने कहा नहीं इसमें और भी हैं 3 प्लांट। तो उन्होंने कहा माही मरचड़ी गौर उतु बूटी क्या करे कोई और, ठीक है। तो ये 9 पौधे हैं, दे आर द बैकबोन ऑफ प्राइमरी हेल्थ केयर।
तो अब अगर इन तीनों पौधों को देखें, हरड़, वेड़ा, आंवला को देख लें, अगर आप ध्यान से देखें, अगर त्रिफला की बात कर लें, तो इससे बड़ा रिजुविनेटर कोई नहीं है। लोग इसको कवच के लिए खाते नहीं, लेकिन इसके पीछे बहुत बड़ी वैज्ञानिकता है। ये शरीर को स्ट्रांग करता है, ये रिजुविनेट करता है, पुनः यौवन तक लेके आता है, जवानी देता है फिर से, ये एजिंग को रोकता है। अब उसी तरह से आप देख लीजिए बड़ा बसूटी पर है। अब बसूटी जो है वो बेसिसिन के कारण एक्सपेक्टोरेंट है, सारे सांस संबंधी रोगों में उपयोग होती है। बड़ा जो है इस एनाल्जेसिक प्रॉपर्टी है, आर्थराइटिस और उसके लिए। अब वो अलग बात है कि लोगों ने अलग अलग तरीके से इसको एनालिसिस करके लोगों के ज्ञान के बाद में कोई पेटेंट फाइल कर लिया, गोली स्प्रे बना दिया, वो अलग चीज़ है। इसी तरह से बरें का भी इसी तरह से उपयोग है। बरें के ऑयल की मार्केट बहुत अच्छी है ना, तो मतलब उसके वैज्ञानिक उपयोग है। दूसरे थे तो कुल मिलाकर के ये जो 9 पौधे हैं, आप मुझे कोई रिसर्च बता दीजिए किसी वैज्ञानिक ने ये की हो कि भाई इन 9 पौधों से प्राथमिक स्वास्थ्य की देखभाल हो सकती है। वैज्ञानिकता मतलब हमारा शोध की प्राथमिकताएं बिल्कुल डिफरेंट है। तो ये अगेन मैं फिर वहीं वापिस आता हूं कि पार्ट ऑफ कल्चर, इनग्रेन्ड इन द कल्चर ऑफ द पीपल। तो इसका जब तक हम रिवाइवल नहीं करेंगे। आपने दूसरी बात करी प्रचार प्रसार, समाज में प्रचार प्रसार, IEC। मैं जब बड़े जीवन के शुरू में जब लोगों से मिलता था और प्रचार प्रसार की सामग्री देखता था मैं, तो समाज में लोगों को समझने के लिए अवसर मिला, फील्ड में गए, मैंने और मेरी पत्नी ने दोनों ने मिल के दूर दराज में हमने समय बिताया। तो हमने देखा कि जो प्रचार प्रसार के जो छपी सामग्री है ना, हम उसको बड़ा अच्छा बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो लोगों में पहुंचती नहीं है ना। लोग उसको समझ नहीं पाते हैं, हर कोई पढ़ नहीं पाता है। अगर कोई पढ़ा लिखा भी है तो वो भी 1-2 पैरे पढ़ता है, छोड़ देता है। उन दिनों में जब हमने काम शुरू किया था, मैं अर्ली 90s की बात बता रहा हूँ, उस समय में हिमाचल प्रदेश में गैस्ट्रोएंटाइटिस फैला था। हमने क्या किया कि लोगों को शुद्ध जल के बारे में प्रचार के लिए हमने एक मैनुअल तैयार किया, छोटा सा पहाड़ी में बनाया, उसका नाम रखा पानीयज असादे प्राण, कि भाई आप पानी को किस तरह से शुद्ध रख सकते हो, कौन कौन से तरीके हैं, क्यों शुद्ध रखना है, क्या बीमारी क्या सब है। अब जब हम उसको लेके गए लोगों के पास में, तो क्योंकि पिक्टोरियल था, लोगों ने देखा, लेकिन इम्पैक्ट नहीं हो रहा था उसका। हमें क्या रिजल्ट चाहिए था कि क्या लोग उसके बाद में उनके बिहेवियरल चेंज आते हैं कि नहीं, क्योंकि किसी भी IEC का जो सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव होता है वो है BCC। तो बिहेवियरल चेंज कम्युनिकेशन होना चाहिए, उतना इफेक्टिव होना चाहिए कि आपकी व्यवहार में परिवर्तन हो, आप उसको प्रैक्टिस करने लगे। फिर क्या हुआ कि हमें एक उसी एरिया में जो कांगड़ा की फोक स्ट्रीम है, जिसे भगत बोला जाता है, आप उसको दूसरे शब्दों में नौटंकी बोल सकते हो, या नुआला भी उसका दूसरा रूप है जो हिमाचल के कुछ हिस्सों में होता है। तो हमने भगतीय कलाकारों को ढूंढा। हमने पहले उनके कार्यक्रम को देखा कि उनके कार्यक्रम की विशेषता क्या है, तो हमें कुछ मज़ा आया उसके अंदर। हमें लगा कि कृष्ण लीला हो रही है, रात भर जागरण होता है, तो सारी चीज़ें श्री कृष्ण के इर्द गिर्द होती हैं, कृष्ण सखियों का संवाद है, और वहाँ पर एक करेक्टर ऐसा है जो मजाक का काम भी करता है ना। पुरुष जो है वो महिलाओं के कपड़े डाल करके लोगों का मनोरंजन करते हैं। जब हमने उसको बड़ा बारीकी से समझा, तो हमें लगा यार ये सबसे अच्छा तरीका हो सकता है प्रचार का। हमने लोगों को ढूंढा, उनसे बातचीत की, और बदलने के लिए तैयार नहीं थे। हम कुछ विशेषज्ञों के पास गए जो शोध कर रहे थे, PhD कर रहे थे भगत पे। हम उनको लेके आए, तो हमने कहा देखिए हम इसका उपयोग करना चाहते हैं। बड़ी कोशिश की उन्होंने, सब असफल हुए। लोगों का PhD करने तक मतलब था, उससे ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था जी। तो हमने लगातार बैठने के बाद उनके साथ में सबसे पहले हमने कृष्ण लीला को हार्नेस किया। उसी समय में एक समय दौर था जब पानी के साथ साथ HIV AIDS का भी एक प्रचार का अभियान चल रहा था। तो हमने कृष्ण लीला को, कृष्ण हमेशा कदम पे बैठे रहते थे, उससे हमने लोगों को जोड़ने की कोशिश की। और मुझे बहुत खुशी याद भी कि हमारे वो कलाकार बाद में पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश ने उनका उपयोग किया। पानी में पहली बार यूनिसेफ का पोस्टर और हमारा वो बुकलेट, जब नौटंकी अरेंज होती थी, वो ड्रामा किया जाता था समाज के सामने, तो वहाँ पर असल में वो पोस्टर का उपयोग होता था। और मुझे याद है एक बार में हमारे विधानसभा अध्यक्ष और यूनिसेफ की टीम आई हुई थी, तो मुझे भी नहीं पता था कि ये मीडियम इतना इफेक्टिव निकल के आएगा। जब हमारे कलाकार ने ड्रामा करते करते लोगों को इकट्ठा कर लिया, पानी की लड़ाइयों को वहाँ दर्शाना शुरू कर दिया, और उसने अपना पोस्टर खोल दिया और हमारी किताब सामने रख दी। किताब खोल के बताना शुरू किया उसने। तो जो इफेक्टिवनेस इस टूल की थी वो बहुत ज़बरदस्त थी।
और कृष्ण लीला से कृष्ण सखियों के साथ रहते थे। हमारे एक कलाकार है विश्वनाथ योगी जी, अब काफ़ी एल्डरली हो गए हैं। वो इतने दक्ष व्यक्ति थे कि चीज़ों को समझने के घंटों बैठ के हमारे साथ बात करते थे, कैसे करूं मैं, क्या दिखा सकता हूं, कैसे जोड़ सकता हूं, क्योंकि समाज को जोड़ के रखना भी बहुत ज़रूरी। आप इफेक्टिवली तभी कम्युनिकेट कर पाएंगे अगर वो जुड़ा हुआ है। मैं आपको बताता हूं कि पहली बार सार्वजनिक रूप से HIV एड्स की प्रोटेक्शन के लिए कॉन्डम का उपयोग करना सिखाना एक हिम्मत का काम है। थोड़ा सा डेमोन्स्ट्रेशन करने के बाद वो बोलते थे, दोनों तरफ टेंट लगे होते थे, जो महिलाएं सीखना चाहती हैं उधर आ जाओ, जो पुरुष सीखना चाहते हैं इधर आ जाओ। तो यानी जो ये आप 94 की बात करें, 94-95 की? ये हाँ 94 से लेके ये 97-98 के आसपास की बात है, 90 के एंड तक की बात है उस समय में। फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि आपको पता है कि कोई भी गैर सरकारी संगठन है वो सिर्फ प्रोजेक्ट बेस्ड अप्रोच होती है, तो धीरे धीरे प्रोजेक्ट खत्म हुए। लेकिन ये कलाकार जो थे, हमने उनका एक हिमालयी कला मंच के नाम से गठन कर दिया कि भी तुम अपने स्तर पे काम करो। फिर वो पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश सरकार, यहाँ नहीं बाहर भी जाते रहे वो, तो वो टोली चलती है, अभी भी उनको बहुत अच्छे से कमाते हैं। अभी मैं बताऊँ आपको 10-20 सालों के बाद में मैंने उनको बुलाया फिर से, हालांकि मिलते रहते हैं, तो मैंने उनसे पूछा कितने पैसे लेने हुए आपने, तो उन्होंने अपना रेट बताया, मुझे बड़ा अच्छा लगा। यानी जो एक रिस्पेक्टेबल उन्होंने अपनी पहचान समाज में बना के रखी है वो कमा रहे हैं वो। अब हमेशा वो क्या, अब कोई उनको भगत के लिए बुलाता है, क्योंकि भगत जो है जनरली आपको पता है किसी मन्नत के कारण करवाई जाती है, लेकिन जब वो करवाता है तो वो मुझे उन कलाकारों से आज भी मिलके अच्छा लगता है। वो कहते हैं सर अब ना बीच में से हमारी चीज़ निकल जाती है, हम वो ज्ञान की बात जरूर लोगों को बांटते हैं और वो लोगों को अच्छा लगता है कि अच्छा इसमें भी ज्ञान है। तो मैं उसको एक बड़ा सफल ऑपरेशन मानता हूँ। और दूसरा इसके साथ साथ वो जड़ी बूटी औषधि पौधों के बारे में प्रचार प्रसार करते रहते हैं, बहुत अच्छा नॉलेज हमारे साथ शेयर करते रहते हैं। तो ये एक बड़ी सतत प्रक्रिया है ये तो, लेकिन लंबे समय तक इनका उपयोग करना और इसको आगे बढ़ा के रखना, इसकी बड़ी सख्त ज़रूरत है, जिसमें प्रोजेक्ट मोड में कई बार दिक्कतें आती हैं। अभी सर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी बनी है, तो उसमें आपका विषय भी एक आया हुआ है, तो स्किल बेस्ड जिसमें काम किया हुआ, तो उसमें क्या पॉइंट है? जी, आपने मेरे मन का सवाल पूछ लिया। देखिए, हम पिछले सालों से कोशिश कर रहे थे कि जो औषधीय पौधों की जो मूल्य श्रृंखला है, इस मूल्य श्रृंखला के जो हिस्से, हमने 9 कोर्स निकाले हैं इसमें से। जंगल से निकालना, उसकी क्वालिटी, सीजनैलिटी, खेती, उसके बाद में पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट, वैल्यू एडिशन, उसके बाद में उसकी एंटरप्रेन्योरशिप, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, मार्केटिंग पर सारा उसको लेके देना। तो हमने 9 कोर्सेज निकाले, बनाए अपनी तरफ से गैप्स। मूल्य श्रृंखला मैं फिर कहता हूँ कि हमने बहुत सुंदर तरीके से पहली बार डिफाइन किए इस देश में। हमारे कुछ पेपर जो है वो अंतर्राष्ट्रीय जर्नल में आने वाले हैं, इस पर हम उस पर काम कर रहे हैं। अब इस मूल्य श्रृंखला के जो कोर्सेज थे, हमने सबसे पहले कोशिश की कि क्यों ना इसको किसी मिनिस्ट्री स्किल में किसी स्किल काउंसिल के साथ जोड़ा जाए। तो हमने ASCI एग्रीकल्चर स्किल काउंसिल से बात की। इन द मीन टाइम हमारे नेशनल मेडिसिनल प्लांट बोर्ड की तरफ से कुछ कोर्सेज, जैसे नर्सरी मैन का कोर्स है, एरोमेटिक प्लांट्स की खेती का कोर्स है, तो ये 200, 400 घंटे के कुछ कोर्सेज जो थे वो एग्रीकल्चर स्किल काउंसिल में शामिल हुए। लेकिन हमें एज ए होल पूरी मूल्य श्रृंखला के कोर्सेज को शामिल करने के लिए हम सफल नहीं हो पाए। मतलब हम प्रयास करते रहे, लेकिन हम कोर्स कंटेंट वगैरह हम बनाते रहते हैं, हमें समझ है फील्ड में क्या चीज़ की ज़रूरत है, क्या ज्ञान देना चाहिए। लेकिन अभी रिसेंटली जो नई एजुकेशन पॉलिसी आई है, इसके तहत अब ग्रेजुएशन पे और पोस्ट ग्रेजुएशन के स्तर पे अब क्रेडिट्स का सिस्टम ओपन हो गया है कि बच्चे जो हैं वो एडिशनल सब्जेक्ट जो वोकेशन से रिलेटेड है वो चुन सकते हैं। तो मुझे बड़ी खुशी हो रही है आपको बताते हुए कि हम अभी बहुत जल्दी हमने जो 9 हमारे कोर्सेज हैं, हमने उनके क्रेडिट्स बना लिए हैं। और UGC ने भी अभी आयुष के कोर्सेज के लिए अभी एक नोटिफिकेशन जारी की है। बहुत जल्दी हम एक कंसल्टेशन कर रहे हैं विशेषज्ञों के साथ में, जो इस कोर्स को बनाने के लिए हमारी मदद कर रहे हैं। तो मुझे पूरा विश्वास है कि ये क्रेडिट्स को हम न केवल हिमाचल प्रदेश के स्तर पे बल्कि राष्ट्रीय स्तर पे नई शिक्षा नीति के अंतर्गत शामिल कर पाएंगे राष्ट्रीय औषध पादप बोर्ड की तरफ से। और ये एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होगा, क्योंकि आने वाले समय में मैं आपको बताता हूँ, कोविड के बाद मैं ऐसे लोगों से मिला हूँ मार्केट के अंदर। अकेले मैं आपको अमृतसर का एग्जांपल बताता हूँ, ट्रेडर का, जो कोविड के बाद में यूट्यूब पे कार्डों की फॉर्मुलेशन के आधार पे पंजाब में अकेले 10,000 क्लाइंट्स बना रखे हैं। जो हीलर्स हैं, वैद्य लोग हैं, वो उनको फार्मूला नंबर लिखते हैं और ये वहाँ से सप्लाई कर रहे हैं।
मेरे पास एक एग्जाम्पल है चंबा के राख जगह का। राख में वहाँ पर एक किराना के होलसेल डीलर है, उनका बेटा हमारे साथ काम कर रहा था। हम उसके साथ कलेक्शन GFCP वगैरह की बात कर रहे थे। सडनली उसको एक अपॉर्चुनिटी मिली और वो कनाडा शिफ्ट हो गया। अभी वो टोरंटो से काम कर रहा है और टोरंटो में वो अपना उसने एक ऑनलाइन शॉप बना ली है रॉ मटेरियल्स की। अभी तक क्योंकि जो एक्सपोर्ट हो सकती हैं चीज़ें वो हो रही हैं, लेकिन कुछ वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स जो हैं, पाउडर्स जो हैं, वो हमने उनको अमृतसर से टाई अप कराया, जो हमारा वहाँ पे क्लस्टर है हर्बल हेल्थ रिसर्च HHRC रिसर्च कंसोर्शियम, तो वहाँ से जा रहे हैं। तो वो पैरामीटर सारे के सारे पूरे करें। तो ऐसे नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स हैं कि अब जैसे मैं आपको बताता हूँ, हमने ट्रेसिबिलिटी की बात शुरू में की, कनाडा, अमेरिका, क्यूबा, मैं बताता हूँ आपको, जर्मनी, जॉर्जिया वगैरह, जर्मनी, यहाँ से ऐसे बायर हैं जो हमें कह रहे हैं कि आप हमारे लिए ना सिर्फ एक्सपोर्ट प्रमोशन जोन बनाओ, आप हमारे लिए खेती करो, हम 100% आपसे खरीदने के लिए तैयार हैं। तो हमारे किसान के लिए कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है। अगर किसान हमारा, सरकार अगर ऐसे एक्सपोर्ट प्रमोशन जोन बना देती है, बहुत सारी ज़मीन पड़ी है, हमें वन विभाग के साथ मिलकर कुछ करना होगा, तो हम ऐसे एक्सपोर्ट प्रमोशन जोन बना सकते हैं जिसमें कि इन्वेस्टर जो है वो एकदम से खर्चने के लिए तैयार, एडवांस पैसा सरकारों को देने के लिए तैयार है, लोगों को देने के लिए तैयार है कि उनके लिए क्वालिटी मेडिसिन। अब जैसे कैंसर्स है, अब कैंसर के लगभग 70-80 प्लांट्स हैं जो हमारे नॉर्थ में और हिमालय में पाए जाते हैं, वो यहीं पाए जाते हैं, कहीं नहीं पाए जा सकते वो। अब उनकी अगर हम सस्टेनेबल तरीके से खेती करें, वैज्ञानिक तरीके से खेती करें, तो हम न केवल हज़ारों पेशेंट्स का भला कर सकते हैं, बल्कि अपने लोगों के लिए बहुत बड़ा बिजनेस कर सकते हैं। मैं हाल ही में यूरोप में था, मुझे बड़ा शौक था रोज़ वैली देखने का। तो मैंने देखा कि रोजेज़ की कल्टीवेशन यूरोप के कुछ देशों में हो रही। जब मैंने अपने उसको यहाँ कंपेयर किया तो मुझे चंबा जिला की सलूनी जो वैली है, डोडरा क्वार या फिर रोडू के कुछ क्षेत्र हैं, मुझे ये वो इलाके लगते हैं जहाँ पर इनकी बहुत अच्छे तरीके से बड़े स्तर की खेती हो सकती है। हम ऐसे कुछ बायो वैलीज बना सकते हैं, ऐसे कुछ स्पेसिफिक फाइटो कंस्टिट्यूएंट्स के लिए अपने यहाँ जोन बना सकते हैं। हम आर्थिकी देश की बदल सकते हैं, बहुत संभावना है। थोड़ा हट के सर बात करूँगा अभी। आपको ना सिर्फ आयुर्वेदा का या फिर मेडिसिनल प्लांट का, बल्कि आपको और भी बड़ी चीज़ों का ज्ञान है। तो मैं एक मेडिकल एस्ट्रोलॉजी के बारे में बात करना चाहूँगा सर। तो वो चीज़ थोड़ा सा बताएं हमारे दर्शकों को कि कैसे मेडिकल एस्ट्रोलॉजी से भी किसी का शरीर के बारे में या बीमारी के बारे में पहले से आभास किया जा सकता है कि इसको ये चीज़ हो सकती है, ये बीमारी। जी जी, बिल्कुल अच्छा सवाल है आपका। और देखिए, मैं इस उम्र के इस पड़ाव में आके मैं आपको दावे के साथ बोल सकता हूँ, अनुभव के साथ, पढ़ाई लिखाई के साथ, कि एस्ट्रोलॉजी हमेशा आयुर्वेद का एक अभिन्न हिस्सा रहा है। ज्योतिष और आयुर्वेद का चोली दामन का साथ रहा है। जब आप पंच महाभूतों से दोषों की गणना करने लगते हो तो आप उसी तरह से राशियां, नक्षत्र और उसके हिसाब से आप कैलकुलेशन और अपनी गणना करते हो। अब कुछ विशेष परिस्थितियों में कुछ विशेष संयोग की गणना करके दशाओं के आधार पे, राशियों के आधार पे, कुछ क्रॉनिक डिजीजेस की और कुछ अवस्था के मुताबिक रोगों की, क्या बोलते हैं उसको, संभावना के बारे में बताया जा सकता है। ठीक है। तो मेरी जो फिलॉसफी है, जो मेरा सोच है इस मामले में, मेरा कहना यह है कि आयुर्वेद का प्रिवेंटिव मेडिसिन, मेडिकल एस्ट्रोलॉजी का प्रिवेंटिव और या थ्रेट एनालिसिस, हम जोखिम वाला समय निकालें, कौन से समय में किस चीज़ की संभावना है। मैं जो कह रहा हूँ कोरी गप नहीं है। इसको वैलिडेट करने के लिए हमारे यहाँ जीनोम का एनालिसिस आ गया। हमारे जो प्रकृति एनालिसिस है आयुर्वेद का, उसको जीनोम से लिंक किया गया है। इस तरह की व्यवस्थाएं इन प्लेस है कि आप अपना जीनोम एनालिसिस करिए, आप अपनी प्रकृति देखिए, आप अपना मेडिकल एस्ट्रोलॉजी करिए, आप अपने शरीर के बारे में एक ऐसी संभावनाओं का पता लगा सकते हैं कि भविष्य में आपके साथ क्या क्या हो सकता है। तो अगर आप उसको अपने मॉडर्न पैरामीटर पे देखते हो तो आप अपना एक जीवन यापन का सही तरीका अपना सकते हो, जिसका सोल्यूशन सिर्फ आयुर्वेद के पास है। वो आयुर्वेद के सिद्धांत ही आपको, जो उनके प्रिवेंटिव और प्रोमोटिव मेडिसिन के सिद्धांत है, उसके आधार पे और हमारी दिनचर्या और ऋतुचर्या का पालन करते हुए और हमारे आहार,
आयुर्वेदिक आहार और ऐसे द्रव्यों का सेवन करके आप अपने जीवन को सुखद बना सकते हैं। बहुत वैज्ञानिक प्रक्रिया है। सर जैसे कुछ प्लांट्स भी हैं जो नक्षत्रों से कनेक्टेड है, कुछ ऐसा भी होता है? एग्जैक्टली पौधों को उखाड़ने के लिए, देखिए आयुर्वेद तो प्रकृति से जुड़ा हुआ है, प्रकृति आयुर्वेद है ना, वेदों से निकला हुआ है, अथर्ववेद से निकला हुआ ज्ञान है। यहाँ पर किसी भी औषधीय पौधे को निकालना आज तो अवैज्ञानिक तरीके से निकल रहा है, लेकिन हमारे चरक संहिता दूसरे ग्रंथ जो हैं सब में मंत्रों का भी विस्तृत रूप से वर्णन है। निकालने के लिए नक्षत्रों का भी, उचित नक्षत्रों का भी तरीका है। उसके बाद में वैज्ञानिक रूप से बताया गया है कि पत्ते वाली औषधि कब इकट्ठी करनी है, मूल वाली कब करनी है, त्वक वाली कब करनी है, बरसात में कौन सी करनी है, सर्दी में कौन सी करनी है। जैसे रूट वाले सारे प्लांट्स हम बरसात के बाद निकालते हैं, अक्टूबर नवंबर में निकालते हैं। तो वो सारी की सारी वैज्ञानिकता पहले से इस्टेब्लिश्ड है। और जितने हमारे जीएफसीपी के सिद्धांत है, जो मैं फील्ड कलेक्शन प्रैक्टिसेस बोल रहा हूँ, बाई एंड लार्ज उसी के ऊपर से बने हुए हैं सारे के सारे। अब उनको थोड़ा सा उन्होंने और एक्सटेंड करके इसको उन्होंने लागू किया। निश्चित रूप से आपका जो सवाल है वो सही है कि हम अगर देखिए, जैसे आज भी अगर मैं आपको अपनी बात बताऊं तो हमारे पास ऐसे कुछ चिकित्सकों की, वैद्यों की डिमांडें आती हैं कि उनको इंडिविजुअल अपनी दवाई बनाने के लिए विशेष रूप से औषधियाँ चाहिए, जड़ी बूटियाँ चाहिए। वो बहुत विजिलेंट होते हैं, वो चाहते हैं कि वैज्ञानिक तरीके से निकले, सही नक्षत्र में निकले। हमने कुछ जगह पे बहुत कम संख्या में ऐसे वैद्यों को किसानों से जोड़ने की कोशिश शुरू की है ताकि उनको गुणवत्ता युक्त मटेरियल मिल सके। अब जैसे मैं आपको बताता हूँ, अपामार्ग अगर हम सैर के समय में निकालते हैं, खास करके उसी रात को निकालते हैं, वो जो उसका नक्षत्र होता है उसमें रस जो है वो लगभग दुगना होता है उसकी तुलना में कि हम उसको बाद में निकालते हैं। वैसे भी कहा गया है, हिमौषधि भूमि नाम है ना, कि हिमालय की जो औषधि है चंद्रमा के प्रभाव के कारण इनके जो गुण हैं उनकी गुणवत्ता बहुत ज़्यादा होती है। इसीलिए लोग हिमालय को रेफरेंस देते हैं, अपना उत्तम मानते हैं कि हिमालय में होने वाली औषधियाँ सर्वश्रेष्ठ होती हैं। एक सर विषय पीछे छूट जाता है एनिमल के ऊपर। आयुर्वेदा में एनिमल के लिए भी है लेकिन गौर नहीं है इस विषय में, तो इस विषय में क्या आपका विचार? देखिए, अगर मैं आपसे बात करूं कि अश्व आयुर्वेद, पशुओं की चिकित्सा आयुर्वेद में औषधीय पौधों के माध्यम से, औषधियों के माध्यम से अभिन्न अंग रही है। ये अलग बात है कि हमारे देश की व्यवस्था ऐसी रही है कि जितनी वेटनरी काउंसिल्स हैं उनमें हर्बल मेडिसिन को शामिल नहीं किया गया। हालांकि कुछ कंपनियों के ऐसे प्रोडक्ट हैं जो सारे वेटनरी डॉक्टर्स उपयोग करते हैं। नाम लूँ तो मैं हिमालयन वतीसा एक ऐसा प्रोडक्ट है, किस कंपनी का मुझे नहीं पता, लेकिन बहुत लोकप्रिय प्रोडक्ट है। और दूसरी एक बात और सत्य है कि जितने भी एनिमल बीमारियां हैं, प्रथमतः जो है प्राइमरी तरीके से उनमें सबसे पहले ट्रीटमेंट का जो उपयोग है वो पारंपरिक चिकित्सक ही करते हैं। यानी जितने वेटनरी के हीलर हैं, ट्रेडिशनल वेटनरी हीलर्स हैं, वही उनका उपयोग करते हैं। या फिर हमारे घरों में लोग हैं, पशु की हड्डी टूट जाती है, एफएमडी डिजीज़ है, दूसरी है, सब है, सब में सबसे पहले जड़ी बूटी का उपयोग किया जाता है। यहाँ मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि सरकार अभी एक नया कल्पना कर रही है, काम शुरू हो गया है वन हेल्थ का, जिसमें ये सोचा जा रहा है कि आदमी का जो स्वास्थ्य है वो पर्यावरण के स्वास्थ्य के बगैर पॉसिबल नहीं है और पशुओं के स्वास्थ्य के बिना पॉसिबल नहीं है। सो माइक्रोबायोम का जो प्रक्रिया चली है, अब आपको याद है पिछले दिनों में ये हुआ था कि कोविड जो है वो एनिमल से आया। तो यानी हमारा जो कुछ इंटरनल सिस्टम है बॉडी के, वो ही इधर उधर उसमें से ये चीज़ें हो रही हैं। तो सरकार ये सोच रही है, सरकार ने तय भी किया है कि हमें वन हेल्थ पे काम करना है। तो मैं यहाँ इतना कहना चाहता हूँ कि आयुष मंत्रालय भारत सरकार ने अभी पहली बार एक आयुर्वेदिक फॉर्मुलरी ऑफ वेटनरी मेडिसिन रिलीज़ की है 60 फॉर्मुलेशंस को लेके। हमारे CCRS ने इस पे काम किया है और मंत्रालय ने इसको रिलीज़ किया है। और आने वाले समय में पशु स्वास्थ्य पे काफ़ी बड़े स्तर पे आयुष के माध्यम से काम होने की प्राथमिकता है, हमारी योजनाओं में शामिल है। ये सरकार इस पे काम कर रही है। सर अगर मैं आयुर्वेदा की बात करूं तो अभी नहीं, रामायण में भी इसका जिक्र है या महाभारत में भी इस चीज़ का जिक्र है। तो क्या वो तब से इतना ही था जैसे जड़ी बूटियाँ था? तो उसमें क्या विचार है आपका? देखिए, बड़े लोग मजाक भी करते हैं। कल ही मुझे कोई मजाक करा था सिद्धू जी की स्टेटमेंट पे, कहते जी आप 5000 साल का जो है वो हमेशा डंडा उठा के चलते हो, है ना। तो ये तब से वैज्ञानिक था, आज भी वैज्ञानिक है।
सिर्फ उपयोग करने वाले का या नीति निर्धारकों का, पॉलिसी वालों का दृष्टिकोण डिफरेंट है। देखिए, आज से 5000 साल पहले भी हरड़ बेड़े आंवले से ही त्रिफला बनता था। ना वो बदला, ना उसकी डोज बदली, ना उसको कोई चेंज कर पाया। जिस रेशो में बनता था उसी रेशो में बन रहा है। उसकी गुणवत्ता है तभी टिका है ना। हाँ, ये बात अलग है कि हम उसको छोटी सी चीज़ मानते हैं, लेकिन विदेशों में अब उसको रीजुविनेटर के तौर पे माना जा रहा है। लोग इसको खा के नियमित रूप से न केवल अपना पेट ठीक रख रहे हैं, बल्कि अपना एजिंग को भी रोक रहे हैं। ये एक उदाहरण है। हमारे यहाँ हज़ारों की संख्या में, जैसे मैंने बोला 2500 प्लांट्स हैं। 2500 में से करीब 1100 ऐसे प्लांट्स हैं जिनका उपयोग होता है। तो लेकिन जो लोकल ज्ञान की विविधता है, वहाँ पे नंबर ऑफ प्लांट्स यूज्ड अलग है। तो इसकी वैज्ञानिकता पे कोई प्रश्न चिन्ह नहीं है। ये पूर्णतः वैज्ञानिक प्रक्रिया है, सिर्फ दृष्टिकोण है उसके उपयोग और देखने का। यूथ या कोई सर आपसे जुड़ना चाहे या आपसे सलाह लेना चाहे तो वो कैसे सलाह ले सकता है या किस किस विषय पे आपसे बात कर सकता है सर, थोड़ा सा बताएं। देखिए, सबसे बड़ी बात है, अगर मैं युवा से बात करता हूँ, युवाओं चाहे वो पुरुष हो महिलाएं हों, तो सबसे पहला मसला है कि वेलनेस का। हमने देखा है कि हर व्यक्ति युवा दिखना चाहता है ना, सुंदर दिखना चाहता है, युवा रहना चाहता है ना, तो एजिंग को रोकना चाहता है। तो आजकल वेलनेस एक ऐसा कीवर्ड है जिस पे ज़रूरत है काम की। तो मैं तो सिर्फ ये जितने हमारे स्टेक होल्डर हैं, मैं उनसे ये आग्रह करना चाहता हूँ कि वो हमारे से जुड़ सकते हैं। जुड़ने के लिए आप arunchandan.com तो मेरा निजी वेबसाइट है, वहाँ जा सकते हैं। वर्डप्रेस पे भी सेम नाम से मेरा वेबसाइट है। ऑफिशियली आप अगर rcfcnorth.in पे जाते हो, nmpv.nic.in पे जाते हो, वहाँ से होके आप हमारे पास आइए। तो जो मूल्य श्रृंखला के कंपोनेंट हैं जितने भी जो मैंने आपको बताए, चाहे वो स्वास्थ्य के लिए औषधीय पौधों का उपयोग है, चाहे वो सस्टेनेबल हार्वेस्टिंग है, उनकी खेती है, एंटरप्रेन्योरशिप है, कुछ भी काम आपने करना है, तो हम आपके लिए विशेष रूप से प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन कर देते हैं। आपको कम संख्या में आप इंडिविजुअल करना चाहते हैं, हम आपके साथ वर्चुअल मीटिंग भी कर लेते हैं। आप हमें हमारी हेल्पलाइन पे आइए, जुड़िए हमारे साथ। हम हर तरह से तत्पर हैं आपकी मदद करने के लिए। तो हमारी विशेषता ये है कि आप जहाँ हैं, हम आपको वहीं के लिए उसी परिवेश में आपको सोल्यूशन उसका बता सकते हैं। निश्चित रूप से एंटरप्रेन्योरशिप, निश्चित रूप से आपकी आजीविका, आपकी कमाई, आपकी आत्मनिर्भरता हमारी प्राथमिकता है। और हम आपको कुछ ऐसे सूत्र जरूर बता सकते हैं जो छुपे हुए हैं, जो नए हैं, जो आपके लिए काम आ सकते हैं। सर, अभी 5 साल का आपका क्या प्लान है कि कैसे, थोड़ा सा वो चीज़ बताएं क्योंकि सरकार थोड़ा सा अभी तो सरकार में है, 2 साल बचते हैं। तो लेकिन ये कि मैं कभी भी नहीं सोचता कि कोई आदमी सेवानिवृत्त होता है। तो लेकिन ये काम तो ऐसा है कि इतने सारे लोगों से मिलने के बाद में इतना अच्छा लग रहा है कि ये काम जारी रखेंगे, इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाएंगे। हमारा ऑब्जेक्टिव एक ही है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत हम प्रशिक्षण के कार्यक्रम को बढ़ाते हैं आगे, और क्रेडिट्स के साथ में वोकेशनल कार्यक्रम के अंतर्गत युवाओं को अपनी शिक्षा के साथ साथ एकदम से उसको उद्यमी बनाना होगा उनको। आज बड़ी बड़ी कंपनियां विश्व में व्यापार कर रही हैं, क्यों नहीं हमारे युवा करें? तो जितने आप सिर से लेके पैर तक, जितने आपके अंग हैं, जितने आपके शरीर के जो भी मसल्स हैं, ऑर्गन्स हैं, हर व्यवस्था के लिए आयुर्वेद के अंदर व्यवस्था है, सॉल्यूशन है, प्रॉब्लम है, हल है। और आपको हमेशा युवा रखने के लिए बहुत सारे तरीके हैं जिन पे हम काम करते रहेंगे। शुक्रिया सर, धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।